Hello, everybody. Welcome to this CA Final Direct Taxes and International Taxation का स्पेशल पावर बैच। डीटीडब्ल्यू में हमने बात किया था सर, कोई दो देशों के बीच में कैसे एक दूसरे की इनकम्स को टैक्स किया जाता है, वो डीटीडब्ल्यू बताते हैं। सर, लेकिन डीटीडब्ल्यू का स्ट्रक्चर कैसा होगा? डीटीडब्ल्यू के अंदर कौन सा क्लॉज होगा? क्या हर देश के साथ जब डीटीडब्ल्यू होगा, क्या अलग अलग फॉर्मेट में होगा? सरकार कहती है नहीं। कभी भी अगर डीटीडब्ल्यू बनेगा ना तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनेगा। सर, आर्टिकल 1 किस बारे में बात करेगा? हर डीटीडब्ल्यू के लिए कॉमन होने वाला है। आर्टिकल 2 किस बारे में बात करने वाला है? हर डीटीडब्ल्यू के लिए कॉमन होने वाला है। सर, ऐसे फॉर्मेट को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि सर मॉडल क्या होता है। सर, मॉडल यानी फॉर्मेट। ऐसा कौन सा फॉर्मेट क्या है डीटीडब्ल्यू का, वो फॉर्मेट अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। टोटल आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 26 तक के हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भी है। आपको बस ये समझना है, कभी भी अगर आप मॉडल टैक्स कन्वेंशन पढ़ रहे हो ना, तो आप फॉर्मेट ऑफ डीटीडब्ल्यू पढ़ रहे हो। फॉर्मेट आप पढ़ रहे हो, फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। डीटीडब्ल्यू को ना बड़ा प्यार से ना हम क्या बोलते हैं, डीटीडब्ल्यू को टैक्स कन्वेंशन भी यही बोलते हैं, टैक्स ट्रीटीज भी यही बोलते हैं। कभी भी आपके सामने अगर वर्ड है डीटीडब्ल्यू तो मॉडल टैक्स कन्वेंशन भी तुम वही समझना, टैक्स ट्रीटीज भी वही समझना सर, क्योंकि जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है सर, उसी को ही टैक्स ट्रीटीज बोला जाता है, उसी को ही टैक्स कन्वेंशन बोला जाता है। सर, दो मॉडल्स प्रिस्क्राइब्ड है मेजरली। तीसरा मॉडल फर्जी सा है, आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं। किस फॉर्मेट में सर डीडीडब्ल्यू बनेगा? सर, उसके दो फॉर्मेट्स दे रखे हैं। पहला कौन सा? सर, कहते हैं ओईसीडी मॉडल है एक, और दूसरा है यूएन मॉडल। ओईसीडी मॉडल क्या बोलता है? कहते हैं कभी भी अगर दो डेवलप्ड कंट्रीज सर अगर आपस में डीडीडब्ल्यू बनाएंगी ना, तो ओईसीडी मॉडल को फॉलो करने वाले हैं। ओईसीडी ओईसीडी मॉडल को फॉलो करने वाले हैं। डेवलप्ड कंट्रीज फॉर एग्जांपल फ्रांस बना रही है ऑस्ट्रेलिया से, या फिर सर जर्मनी बना रही है किससे 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 जर्मनी बना रही है स्पेन से, या फिर अगर आप बोलो कि फ्रांस बना रही है जापान से। सर, जब कभी भी डेवलप्ड कंट्रीज आपस में, कोई भी दो डेवलप्ड कंट्रीज आपस में डीडीडब्ल्यू बनाएंगी ना, सर कौन से फॉर्मेट में बनाएंगी? ओईसीडी मॉडल से बनाने वाली है। उसका क्या फॉर्मेट होता है वो भी समझेंगे। सर, दूसरे लोग सर अगर कोई डेवलप्ड कंट्रीज ना किसी डेवलपिंग कंट्री से बना रही है, सर डेवलप्ड कंट्रीज किसी डेवलपिंग कंट्री से बना रही है, या कोई डेवलपिंग कंट्री किसी डेवलपिंग कंट्री से सर बना रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ क्या एग्जांपल हुआ सर, अगर फ्रांस का इंडिया के साथ डीडीडब्ल्यू है तो सर कौन सा मॉडल फॉलो होगा? सर, यूनाइटेड नेशंस का यूएन मॉडल फॉलो होने वाला है। सर, अगर कोई डेवलपिंग कंट्री फॉर एग्जांपल इंडिया का सर डीडीडब्ल्यू किसके साथ हो रहा है? फॉर एग्जांपल नेपाल के साथ डीडीडब्ल्यू है, श्रीलंका के साथ है, सर कौन सा मॉडल फॉलो होने वाला है? सर, आपके लिए यूएन मॉडल होने वाला है। दोनों अपने अपने फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करेंगे। जो देशों के बीच में डीडीडब्ल्यू होगा उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे क्या फॉर्मेट फॉलो करना है, कौन कौन सी इनकम को किस किस देश में टैक्सेबल कराना है, वो सब डीडीडब्ल्यू के फॉर्मेट प्रिस्क्राइब कर देंगे। जब कभी भी हम दो डेवलप्ड देशों के बारे में बात करेंगे, यानी ओईसीडी मॉडल की बात करेंगे ना, ओईसीडी मॉडल कहता है जब दोनों ही डेवलप्ड है। ओईसीडी कहता है जब दोनों ही डेवलप्ड हैं तो परेशान क्यों होना? जिस देश के वासी हो उस देश में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम टैक्सिंग राइट्स मिलने वाले हैं। यानी फॉर एग्जांपल सर, अगर मैं भारत भारत का हूं, मैं भारत का नहीं, चलो भारत का एग्जांपल नहीं लेते। यहाँ क्या होता है सर, अगर मैं फ्रांस का हूं, फ्रांस का डीटीडब्ल्यू है सर ऑस्ट्रेलिया के साथ। सर, दोनों दोनों सर डेवलप्ड नेशन हैं। फ्रांस वाले ने ऑस्ट्रेलिया को लोन दिया, और सर यहाँ ने इसको इंटरेस्ट दिया। सर, सोर्स रूल कौन सा हो गया? सोर्स के अकॉर्डिंग सर फ्रांस सोर्स है इनकम का, और सर रेसिडेंस कौन सा होता है? सर ऑस्ट्रेलिया। सर, कभी भी अगर दो डेवलप्ड नेशंस आपस में, अगर कोई भी दो डेवलप्ड नेशंस आपस में डीटीडब्ल्यू बनाएंगे ना, सर प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? हमेशा रेसिडेंस को प्रेफरेंस दिया जाएगा। रेसिडेंस के पास टैक्सिंग राइट्स मिलने वाले हैं इसके। लेकिन अगर सर यही यही अगर सर कोई सर एक डेवलप्ड और एक डेवलपिंग होगा, फॉर एग्जांपल इंडिया, सर यूएन मॉडल फॉलो हो जाएगा ना। अगर यूएन मॉडल फॉलो हो जाएगा तो फिर सरकार कहती है, डीटीडब्ल्यू कहते हैं कि फिर कुछ हिस्सा इसको दिया जाएगा, कुछ हिस्सा इसको दिया जाएगा। मेजर हिस्सा सर कई बार ना सर सोर्स रूल को दे दिया जाता है, मेजर हिस्सा कई बार सोर्स रूल को दे दिया जाता है। तो क्या फर्क आपको समझ में आया कि सर ओईसीडी मॉडल और यूएन मॉडल में फर्क क्या होता है? सर, ओईसीडी मॉडल मेरे साथ बोलते चलो, ओईसीडी मॉडल दो डेवलप्ड देशों के बीच में, और सर यूएन मॉडल या तो डेवलप्ड या तो डेवलपिंग या तो दोनों डेवलपिंग। ओईसीडी मॉडल क्या कहता है? रेसिडेंस प्रिंसिपल को बोलता है, जिस देश के वासी है उस देश में इनकम टैक्स की जाएगी। लेकिन सर यूएन मॉडल दोनों के बारे में चर्चा करता है, मेजोरिटी ऑफ द फोकस वो सोर्स रूल पे देता है। ठीक है। ओईसीडी मॉडल में कितने आर्टिकल्स है? 32 आर्टिकल्स है। यूएन मॉडल में 31 आर्टिकल है। सर, यूएस मॉडल क्या होता है? अगर कोई भी देश यूएसए के साथ कोई भी टैक्स कन्वेंशन में, टैक्स ट्रीटीज में घुसता है, डीटीडब्ल्यू करता है ना, सर वो यूएस मॉडल फॉलो करेगा। हमारे एग्जाम के लिए कंप्लीटली इररिलेवेंट पॉइंट है।
सर टाइटल क्या होगा? कभी भी अगर टैक्स कन्वेंशन बनाओगे ना, कोई भी आप डीडीएए बनाओगे ना सर, टाइटल क्या डालोगे? कन्वेंशन बिटवीन स्टेट ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन ऑफ इनकम एंड प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। ये टाइटल रखने वाले हो। क्या याद करना है? इसको आप इग्नोर कर सकते हो, टाइटल आपको नहीं याद करना। दो देशों के बीच में डीडीएए फॉर प्रिवेंशन ऑफ टैक्सेस, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस एंड एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन। ये सब आपने डीडीएए में पढ़ लिया कि इंटेंशन क्या होता है डीडीएए बनाने का। हम वही चीज टाइटल में लिख देंगे। उसके बाद ना सर प्रिएम्बल होगा, हर हर डीटीडबलए में एक प्रिएम्बल होगा। प्रिएम्बल सर क्या होगा? कहता है दिस कन्वेंशन यानी दिस डीटीडबलए इज फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड ट्रीटी शॉपिंग। ट्रीटी शॉपिंग के लिए ट्रीटी शॉपिंग वर्ड आगे आएगा, कब चर्चा कर लेंगे, नहीं तो आपको पता भी है क्या कहते हैं। सबसे पहला बात करेगा ना सर आर्टिकल के बारे में कि सर कौन कौन से लोग कवर्ड है, पीपल कवर्ड। ये जो डीटीडबलए है ना किसके ऊपर लगने वाला है? डीटीडबलए किसके ऊपर लगने वाला है सर? किसके ऊपर लगने वाला है सर? सरकार ने क्लियर कट बोल दिया, रेसिडेंट ऑफ ईदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, ईदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। मतलब सर अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डीडीएए है ना, तो जो भी पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है या जो भी पर्सन रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया का है ना सर, उसको इस डीडीएए में कवर करवा लेंगे। जो भी इनकम सर इन दोनों की होंगी ना सर, इन दोनों की इनकम्स पे सर अपने को डीडीएए यूएसए का देखना पड़ेगा। आर्टिकल 1 ऐसा कह के चलता है, यानी सर दोनों में से किसी भी देश का जो भी रेसिडेंट है ना सर, उसके ऊपर इंडिया यूएसए का डीडीएए लग जाएगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का डीडीएए लग जाएगा। रेसिडेंट ऑफ ईदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स कह रहा है सर। एक टर्म आती है यहाँ पे, कम रेलेवेंट है लेकिन पता होनी चाहिए, एक बार पहले पढ़ो। दिस ट्रीटी शैल अप्लाई टू पर्सन हु आर रेसिडेंट ऑफ वन और बोथ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। या तो एक या तो दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के रेसिडेंट है। सर इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस दिखाने के लिए कितने दिन रहना पड़ता है? 182 डेज रहना पड़ता है, इंडिया के रेसिडेंट बन गए। लेकिन सर बैलेंस दिन आप सर 183 डेज सर ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, सर वहां के भी रेसिडेंट बन जाते हो, सर दोनों के रेसिडेंट बन गए तो भी आपके ऊपर डीडीएए लगेगा। इधर में भी हो सकते हो सर, बोथ में भी हो सकते हो, दोनों ही केसेस में आपके ऊपर लग जाएगा। सेकंड बात करता है सर ये फिजिकल ट्रांसपेरेंट एंटिटी के बारे में ना थोड़ा सा बाइफरकेशन कहता है, सुनना क्या कहता है सर? पार्टनरशिप एंड पार्टनर आर सेम एंटिटी। फिजिकली ट्रांसपेरेंट एंटिटी सर जिस भी देश में ना ऐसा माना जाता है कि सर पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर एक ही एंटिटी है। सर बहुत सारे देशों में ना उनको अलग नहीं माना जाता। इंडिया में जैसे सर पार्टनरशिप अलग एसएससी होती है और पार्टनर अलग एसएससी होता है, सर बहुत सारे देशों में उन दोनों को फिजिकली ट्रांसपेरेंट एंटिटी बोला जाता है। सर इस केस में क्या करते हैं सुनना, income derived through fiscally transparent entity under the tax laws of the either of the contracting state shall be considered to be the income of the resident of the contracting state to the extent of the person of the state। सर फॉर एग्जांपल मतलब क्या होता है सर? फॉर एग्जांपल सुनना, जिस भी देश में ना सर फिजिकली ट्रांसपेरेंट एंटिटी का कॉन्सेप्ट है ना, उस देश में क्या होगा सर? पार्टनरशिप फर्म सर कोई एंटिटी नहीं होती, जो इनकम होती है ना सर पार्टनर की इनकम होती है। सर सरकार ने बोला अगर पार्टनरशिप फर्म की सर 1 करोड़ की इनकम है और इसके दो पार्टनर से ए और बी, दो पार्टनर से ए और बी, सर ये पूरी की पूरी इनकम सर 50 लाख दोनों के हाथ में बांट दी जाएगी। और सर किसके ऊपर ये एक्ट लगने वाला है? जो भी पर्सन इन दोनों में से किसी भी एक देश का वासी है सर, दूसरे वाले के ऊपर ये नहीं लगने वाला। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया यूएसए का, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का डीडीएए चल रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का डीडीएए है। ऑस्ट्रेलिया में एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके दो पार्टनर से ए और बी। सर पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया का रेसिडेंट है, पार्टनर बी सर उसके अलावा पार्टनर बी न्यूजीलैंड का रेसिडेंट है। सर अगर जो भी इनकम है न सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के रेसिडेंट तक की ही लगने वाली है सर, ये वाला जो बी वाला है ना, बी पर्सन जो न्यूजीलैंड का रेसिडेंट है, इसके ऊपर ये डीडीएए नहीं लगने वाला। ये पॉइंट कह के चलता है फिजिकली ट्रांसपेरेंट एंटिटी में, यानी फिजिकली ट्रांसपेरेंट एंटिटी में जितने भी आपके पार्टनर्स हैं ना, जितने पार्टनर्स हैं वो जितने हद तक रेसिडेंट है ना, उतने हद तक की इनकम पे आप डीडीएए कवर करवाओगे, उसके अलावा आप कवर नहीं करवाओगे। इससे ज्यादा आपको इसमें जानने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको ये एग्जाम्पल दिमाग में बैठ गया तो इस एग्जाम्पल की बेसिस पे आप एग्जाम में जो लिख के आ जाओगे आपको नंबर मिल जाएंगे अच्छे खासे। दिस वॉज आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में कोई दम नहीं था। आर्टिकल 1 में आपको याद क्या रखना है सर? रेसिडेंट होना चाहिए ईदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। आर्टिकल 2 में आ जाइए सर, कौन कौन से टैक्सेस कवर्ड होते हैं? सरकार कहती है इस कन्वेंशन में कौन कौन से टैक्सेस कवर करेंगे, इस डीटीएए में कौन कौन से टाइप के टैक्सेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। कहता है टैक्सेस ऑन इनकम हम कवर करने वाले हैं, प्लस टैक्सेस ऑन कैपिटल सर, जो भी कैपिटल गेन होने वाला है सर उस बारे में चर्चा करेंगे। और सर कैपिटल एप्रिसिएशन वेल्थ टैक्स अभी तो नहीं है, इसको आप हटा सकते हो, लेकिन इन टैक्सेस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सर कहता है इट शैल ऑल्सो अप्लाई टू सिमिलर और आइडेंटिकल टैक्सेस आफ्टर साइनिंग ऑफ द कन्वेंशन। फॉर एग्जाम्पल आगे चल के भारत सरकार ने कोई नया टैक्स लॉ लाया, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स के नेचर का है सर ब्लैक मनी लॉ, तो सरकार कहती है ब्लैक मनी लॉ को भी ना हम डीटीएए में कवर करवा देंगे। अगर आप नाम बदल के सेम इनकम टैक्स ही ले रहे हो ना, तो हम ब्लैक मनी लॉ को भी इसमें कवर कर देंगे।
दिस वाज ऑल अबाउट कौन-कौन से टैक्सेस कवर्ड। मैंने अब तक क्या-क्या बता दिया। पहली बात आपको बोली कौन पर्सन रेजिडेंट होने चाहिए। दूसरी बात बोली कौन-कौन से टैक्सेस, सर या तो इनकम टैक्सेस, या तो कैपिटल टैक्सेस, या तो कैपिटल एप्रिसिएशन टैक्सेस, या फिर कोई भी ऐसे टैक्सेस जो इनके नाम वाले होंगे इन फ्यूचर। आर्टिकल 3 अपने लिए रिलेवेंट नहीं है, हटा दिया गया है, मॉड्यूल में भी नहीं। आर्टिकल 4 पे आ जाइए। सीधे-सीधे रेसिडेंस कैसे निकालेंगे? अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का डीटीडबलए है और एक पर्सन ना दोनों देश का रेसिडेंट बन जा रहा है, या तो सर एक देश का रेसिडेंट होगा, उसके हाथ में रेसिडेंस रूल लग जाएगा और जहां से कमा रहा है वो सोर्स रूल मान लेंगे। लेकिन अगर सर वो दोनों देश का रेसिडेंट बन जाएगा तो क्या करेंगे? सर वो टाई ब्रेकर रूल यहाँ पे पढ़ना है। ये टाई ब्रेकर रूल कई बार पेपर में पूछा गया, इस पे आप स्टार मार्क करेंगे, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर क्या कह रहा है? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनी पर्सन शैल बी डिटरमिन्ड एज पर टैक्स लॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर एक सेकंड, गुड इवनिंग सर, नेट इशू था, अभी ऑन हुआ मेरा, कोई दिक्कत नहीं। दीक्षित हमने कोई मेजर बात नहीं की है। हमने चालू किया एक मॉडल टैक्स कन्वेंशन में हमने चालू किया था कि रेसिडेंट कौन होता है सर, सॉरी रेसिडेंट, रेसिडेंट के ऊपर मॉडल टैक्स कन्वेंशन लगने वाला है। प्लस सर कौन कौन से टैक्सेस कवर्ड है, हमने बेसिक बातें की हैं, अब तक कोई मेजर बात नहीं की। अब हम रेसिडेंस के बारे में बातें कर रहे हैं, अभी मेजर बातें अभी चालू होने वाली है। सरकार कहता है रेसिडेंशियल स्टेटस आप कैसे निकालो किसी पर्सन का। डीटीडबलए प्रिस्क्राइब करता है कि आप रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालोगे किसी पर्सन का। सर दो देशों के बीच में जो टैक्स एग्रीमेंट हुआ ना, उसमें सर रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे। सरकार कहती है आप आपके देश के टैक्स लॉज पे चले जाओ। आपका देश का जो टैक्स लॉज है ना, वो जैसे ही रेसिडेंशियल स्टेटस प्रिस्क्राइब करेगा ना, आप वैसा रेसिडेंशियल स्टेटस मान लो। कहता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनी पर्सन शैल बी डिटरमिन्ड एज पर द टैक्स लॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। इंडिया का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है आपको, तो फिर आप इंडिया का सेक्शन 6(1) ले लो, इंडिविजुअल का जो एनआर टैक्सेशन पढ़ के आए। सर कहता है अगर ना इंडिया का पर्सन रेसिडेंट हो गया, 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा था, रेसिडेंट हो गया। ऑस्ट्रेलिया में रूल है अगर आप 70 डेज से ज्यादा रहे तो भी रेसिडेंट हो गया। सर दोनों देश का रेसिडेंट हो गया, फिर क्या करेंगे? फिर रोल में आता है सर टाई ब्रेकर रूल। आपको टाई ब्रेकर रूल ध्यान देना पड़ेगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है। क्या सरकार कहती है अगर ना दोनों जगह का रेसिडेंट बन गया ना वो, अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों का रेसिडेंट बन गया, तुम ये देखो वो रहता कहाँ है, उसका परमानेंट होम कहाँ है, उसका परमानेंट होम कहाँ है, इसके बेसिस पे आपका रेसिडेंशियल स्टेटस आ जाएगा। लेकिन अगर सर घर दोनों जगह पे, फिर क्या करोगे? सरकार कहती है फिर देखोगे उसके ना सर, सर उसके पर्सनल और इकोनॉमिक रिलेशन कहाँ पे ज्यादा है। सर मेरे पर्सनल और इकोनॉमिक रिलेशन, सर मेरे पास घर बंगला, सर बैंक बैलेंस कहाँ पे है, मेरी रिश्तेदारी व्यवहार कहाँ पे है, सर वो चेक करोगे। अगर सर वो चेक करने में मिला कि सर दोनों जगह उसके इक्वल रिश्ते हैं, फिर क्या करोगे? सरकार कहती है उसके बाद देखोगे कि वो आम तौर पे कहाँ रह रहा है, वो आम तौर पे कहाँ रह रहा है, उसका हैबिचुअल अबोर्ड किधर है, सर उसका आम तौर पे रहना किधर रहता है वो। सर अगर आम तौर पे ना दोनों जगह रहता है ना, फिर सरकार कहती है कि आप देखोगे वो किस देश का नेशनल है, उसके पास सिटीजनशिप किस देश की है। तो सिटीजनशिप पे जाओगे, एक बार सिटीजनशिप दोनों देशों की निकल आई ना, फिर सरकार कहता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज जो भी है ना दोनों देश की आपस में डिसाइड करेंगी और उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करेंगे। यानी मैंने क्या बोला, रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालोगे? टैक्स लॉस के बेसिस पे। टैक्स लॉस दोनों देश के रेसिडेंट बना देते हैं तो कैसे निकालोगे? दोनों को टाई ब्रेकर कैसे करोगे? सबसे पहले देखोगे कि उसका परमानेंट होम किधर है। अगर परमानेंट होम दोनों जगह है तो आप क्या करोगे? उसके पर्सनल और फिर इकोनॉमिक रिलेशन देखोगे कहाँ पे है। अगर सर वो भी दोनों जगह है, फिर क्या करोगे? आप देखोगे उसका परमानेंट होम किधर है, सॉरी परमानेंट नहीं, उसका हैबिचुअल अबोर्ड किधर है, हैबिचुअल अबोर्ड यानी आम तौर पे कहाँ रहता है। अगर वो भी दोनों जगह रहता है, चौथी जगह आप देखोगे किस देश का नेशनल है। अगर सर दोनों देश का नेशनल सिटीजन निकल के आ रहा है तो उस केस में आप क्या करोगे? दोनों देश की कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज आपस में डिस्कस करेंगी और उसको किसी एक देश का बना देंगी नेशनल। सर कहता है कोई पर्सन अदर देन इंडिविजुअल है ना, सर उसके अलावा सर उसके लिए कैसे डिसाइड करेंगे? पोयम वगैरह कॉन्सेप्ट आप लगा दोगे या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज आपस में डिसाइड कर लेंगी या प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन से आप डिसाइड कर लोगे। दिस वाज आर्टिकल 4। आर्टिकल 5 में घुस रहे हैं सर, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। क्या आप तक के किसी आर्टिकल में कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं। रेसिडेंस टैक्स एंड हमने क्या बोला? रेसिडेंशियल स्टेटस। फिर हमने बात की परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। सर कभी भी ना अगर कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है थ्रू एन एंटरप्राइज थ्रू व्हिच इट कैरीज आउट बिजनेस, उसको परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बोलेंगे। टीटीडबल वाले चैप्टर में हमने कवर कर रखा है ये चीज कि कभी भी अगर कोई इंटरप्राइज है ना, वो जिस जगह से किसी फिक्स प्लेस से अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उस फिक्स प्लेस को हम परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बोलने वाले हैं। सर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मतलब क्या होता है? सर कोई ब्रांच हो गया, कोई ऑफिस हो गया, कोई फैक्ट्री हो गई, वर्कशॉप हो गई, मिनरल ऑयल हो गई, गैस क्वायरी हो गई। सर कहते हैं अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है ना, अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है ना सर, कंस्ट्रक्शन साइट को भी हम परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बोलेंगे। लेकिन ध्यान देना अगर वो कंस्ट्रक्शन साइट 12 महीने से ज्यादा की है ना, तो ओईसीडी मॉडल में उसको परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर सर वो कंस्ट्रक्शन साइट 6 महीने उससे ज्यादा की है ना, तो फिर उसको यूएन मॉडल में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मान लेंगे।
कंस्ट्रक्शन साइट को परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मानना है, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट कम से कम 12 महीने की होनी चाहिए, तब जाके ओईसीडी मॉडल में वो पीई बनेगा। और अगर सर 6 महीने ज़्यादा की है ना, तो फिर यूएन मॉडल में वो बन जाएगा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। सुनना ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी प्यारी चीज़ें कह रहा है ये। UN model provides for service PE, where in furnishing of services by the enterprise through employees or other professional for more than 183 days in a physical year। सर ऐसा कोई भी OECD मॉडल में चर्चा नहीं है। सर यहाँ पे क्या बात करते हैं, आर्टिकल 6 में ना, आर्टिकल 5 में ना, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में यूएन मॉडल एक स्पेशल चीज कहता है। यूएन मॉडल सर कभी भी अगर दो अंडर डेवलपिंग सर डेवलपिंग स्टेट्स हैं या डेवलप्ड डेवलपिंग स्टेट्स के बीच में कभी भी एग्रीमेंट होगा ना, तो क्लॉज 5 में एक सर्विस पी के बारे में बात किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं टीसीएस हूँ, टीसीएस हूँ सर, टीसीएस अपने एम्प्लॉयज को भेज रहा है सर, ये एम्प्लॉयज को भेज रहा है सर ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए। सर सरकार कहती है वो जो इतने टाइम के लिए ऑस्ट्रेलिया में रुके हुए हैं ना, अगर उनका स्टे मोर देन 183 डेज का है ना वहां पे, तो सर ये जो एम्प्लॉयज गए हुए हैं ना या आईटी प्रोफेशनल्स गए हुए हैं ना सर, इनको ना परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मान लिया जाएगा। जो भी बिजनेस सर ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं ना सर, इस बिजनेस को ना सर ऑस्ट्रेलिया में टैक्सेबल करा देंगे सर, क्योंकि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वहां आ गई। यानी सर एम्प्लॉयज का जाना, आईटी प्रोफेशनल्स का जाना सर सर्विस फी का पार्ट बन जाएगा इन यूएन मॉडल। सर कभी भी दो अंडर डेवलपिंग देशों के बीच में चर्चा होगी तो यूएन मॉडल की बात करेंगे हम। यूएन मॉडल में ऐसा कह के चलता है, एक सर्विस फी का भी कॉन्सेप्ट है, अगर 130 दिन से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। सर ऐसा कोई भी 183 दिन से ज्यादा के लिए रह रहे हैं तो सर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट ना ओईसीडी मॉडल में नहीं दे रखा। सर क्या कहता है, बोथ ओईसीडी मॉडल एंड यूएन मॉडल टारगेट एक्टिविटीज बाय डिपेंडेंट एजेंट ऑफ इंटरप्राइज टू कॉन्स्टिट्यूट पी। सर बड़ा सिंपल सी बात की, बड़ी सुंदर बात की। हर डीटीडब्ल्यू में आप चले जाओ, हर डीटीडब्ल्यू में सर फिर से बात करूंगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का डीटीडब्ल्यू। सर अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, उसने कोई सर एक एजेंट हायर कर रखा है सर, जो एजेंट क्या कर रहा है, तीन चीजें बोला था ना सर, कॉन्ट्रैक्ट हैबिचुअली सिक्योर कर रहा है सर, स्टॉक मेंटेन कर रहा है या फिर सर डिलीवरी कर रहा है उसके बिहाफ पे सर, तो ये क्या बन जाता है, एक बिजनेस कनेक्शन बन जाता है सर। अगर ये डिपेंडेंट एजेंट है ना सर, इस केस में सर बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा और इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, ऐसा हमने सेक्शन 9 में पढ़ा हुआ है। सरकार कहती है, डीटीडब्ल्यू कहता है कि बोथ यूएन एंड सर ओईसीडी मॉडल कहता है जो भी डिपेंडेंट एजेंट की एक्टिविटीज है ना सर, इसको भी हम पी बनाएंगे। यानी अगर कोई डिपेंडेंट एजेंट मिल गया ना आपको, तो सर उसको भी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बनाएंगे और उस पे भी सर टैक्स लगा देंगे जैसा भी सेट होगा तो। ठीक है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट जहां हम बना लेंगे ना सर, बिजनेस इनकम को हम परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के बेसिस पे टैक्स कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट डिपेंडेंट एजेंट। इंश्योरेंस कलेक्टिंग enterprise shall also constitute PE as per UN model. There is no clause as per OECD मॉडल कर दो, यहाँ पे OECD में कोई ऐसा क्लॉज नहीं है। सर फॉर एग्जांपल इंडिया में सर इंश्योरेंस कौन बेच रहा है, सर इंडिया में एक अफ्रीका की कंपनी इंश्योरेंस बेच रही है, अफ्रीका कंपनी इंश्योरेंस बेच रही है। सर इंश्योरेंस कलेक्ट करिए इंडिया से, सर इंश्योरेंस का वादा करिए अफ्रीका से। सरकार कहती है ना कि जो भी इंश्योरेंस रिसीट्स है ना सर, इसको भी ना परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मानेंगे। क्यों सर, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट फिजिकल फिजिकल प्लेस है ही नहीं। सरकार कहती है मानो, आप जबरदस्ती मानो, क्योंकि सर इंडिया से इंश्योरेंस का पैसा कैसे लेके चले गए। यूएन मॉडल की जब भी बात करेंगे ना सर, इंश्योरेंस कलेक्टिंग बिजनेस को ना सर, भले वर्चुअली आप पैसे क्यों ना ले रहे हो सर, इसको परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मानेंगे, इसको इंडिया में टैक्स करना पड़ेगा। ऐसा यूएन मॉडल कह के चलता है। प्लस सर लास्ट में छोटी सी बात कह के चलता है, कहता है सर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट में हम क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। कहता है जहां से ना सर इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए सर बिजनेसमैन आ रहे हैं, वो सर एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पे सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है सर, जैसे फॉर एग्जांपल कॉल ऑफिस हो गया। कॉल ऑफिस इसको ना परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं मानते। सर उसके अलावा कोई एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशनल एक्टिविटीज हो रही है, फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर बैनर लगा रखे हैं बिल्डिंग के बाहर, तो क्या उसको आप परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मानोगे। सरकार कहती है नहीं, वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। सर कोई अगर वेबसाइट है उसकी इंडिया में, तो सर वेबसाइट को सर हम परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं मानेंगे। लेकिन सर अगर वेबसाइट का सर्वर इंडिया में लोकेटेड है ना, तो फिर उस सर्वर को परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मान सकते हैं। सर अगर कोई इंडिपेंडेंट एजेंट से काम करवा रहा है, फॉर एग्जांपल मिस्टर रॉस है सर, इंडिया में राहुल से काम करवा रहा है सर, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन सर राहुल मल्टीपल लोगों के लिए सेम काम करता है ना, तो राहुल एक इंडिपेंडेंट एजेंट हो गया सर। दिस शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। सर एजेंट का डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और लास्ट में कहता है अगर कोई सब्सिडरी है ना और एसोसिएट है ना सर, सब्सिडरी और एसोसिएट को हमेशा परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं मानेंगे। ध्यान देना, आपको बिजनेस होना जरूरी है सर, बिजनेस एक्टिविटीज करना जरूरी है। आप कभी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट में जाओगे ना, आपको ध्यान देना चाहिए कि थ्रू विच इंटरप्राइज कैरीज ऑन बिजनेस। सर बिजनेस करना जरूरी है, सिर्फ सब्सिडरी मात्र को बना देना बिजनेस करना कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता। बिजनेस करोगे प्लस फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, तो आप परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन में फॉलो करोगे। दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 6 है नहीं, आर्टिकल नंबर 7 पे आ जाते हैं सीधे सीधे। बिजनेस प्रॉफिट ऊपर हमने एस्टैब्लिश कर दिया कि परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट क्या होती है।
हमने सर क्या-क्या एस्टैब्लिश कर दिया, एक रेजिडेंशियल स्टेटस एस्टैब्लिश कर दिया, कौन-कौन से टैक्सेस कवर होते हैं एस्टैब्लिश कर दिए। इसके अलावा सर अगर कभी रेजिडेंशियल स्टेटस में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सर कैसे-कैसे टैक्स करेंगे वो बता दिया। उसके बाद फिर लास्ट में सर हमने परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट को एस्टैब्लिश कर दिया। सर लास्ट में कहता है सर जो भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ होंगी ना, बिज़नेस प्रॉफिट शैल बी टैक्स इन द रेसिडेंट स्टेट। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! सर स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या पढ़ रहे हैं सर, डीटीडबलए, डीटीडबलए, डीटीडबलए का फॉर्मेट पढ़ रहे हैं। डीटीडबलए के फॉर्मेट में प्रिस्क्राइब कर दिया गया कि सर प्रॉफिट शैल बी टैक्स इन रेसिडेंट स्टेट। सर सोर्स स्टेट में नहीं टैक्सेबल होगा, रेसिडेंट स्टेट में टैक्सेबल होगा। लेकिन सर इट शैल बी टैक्स इन सोर्स स्टेट ओनली इफ इंटरप्राइज ऑफ पीई, सॉरी, ओनली if only if enterprise has PE in source state, that too to the extent of the permanent establishment। क्या बात बोल दी सर, यहाँ पे ना कोई भेदभाव नहीं सर, यूएन मॉडल भी सेम कहता है, ओईसीडी मॉडल भी सेम कहता है। यूएन मॉडल भी सेम कहता है, ओईसीडी मॉडल भी सेम कहता है। सरकार कहती है सीधे-सीधे ना, जिस देश में के वासी हो ना, उस देश में बिज़नेस इनकम को टैक्स करा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी देश में कमा के आए हो ना बिज़नेस, तो उस देश में आप टैक्स तभी भरोगे जब उस देश में आपका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, उस देश में आप टैक्स तभी भरोगे, अदरवाइज़ उस देश में आपको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं। जिस देश के वासी हो, उस देश में टैक्स भर देना। क्या ये बात आपको समझ में आई? बिज़नेस प्रॉफिट के लिए बड़ा ही क्लियर फंडा सरकार ने दे दिया। सिर्फ़ और सिर्फ़ रेसिडेंशियल स्टेट में टैक्स लगने वाला है। लेकिन अगर सोर्स स्टेट में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है तो सोर्स स्टेट में भी लग जाएगा। डबल नो टैक्सेशन के लिए फिर बाद में क्या करेंगे सर, रिलीफ दे देंगे या फिर एग्ज़ेम्पशन दे देंगे। ठीक है, अगले पॉइंट पे आओ। सर एक बड़ा सुंदर सा कॉन्सेप्ट है सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल। इसको एक बार नज़र घुमा लेना एग्ज़ाम के पहले, 1 दिन पहले याद होना चाहिए, नहीं तो याद नहीं आएगा। ये कंपनी है सुज़ुकी। सर मारुति अलग है, सुज़ुकी अलग है, थोड़े टाइम के लिए मानो ना यार। मारुति सुज़ुकी नहीं मान, रुको, टेस्ला, टेस्ला मानते हैं, ठीक है? टेस्ला है। टेस्ला का ना एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है इंडिया में। टेस्ला का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है इंडिया में। सर अगर कार कोई भी टेस्ला बेचेगा इंडिया में, तो कायदे से इसके परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से अगर सेल हो रही है, तो सर इंडिया में टैक्सेबल होना चाहिए ना बिज़नेस प्रॉफिट। डीटीडब्ल्यूए ने भी बोल दिया, अगर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से कोई बिज़नेस हो रहा है सर इंडिया में टैक्सेबल होना चाहिए ना। सरकार कहती है रुक जाओ, थांबा, थांबा, थांबा। टेस्ला ने दिमाग लगाया। टेस्ला ने दिमाग लगाया, सर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ने सर भले ऑर्डर फुलफिल कर सकती है, लेकिन टेस्ला ने ना बाहर से इंडिया भेज दिया सामान, ताकि इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो। टेस्ला ने क्या किया, बाहर से सामान भेज दिया इंडिया में, ताकि इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो। इस केस में क्या होगा ना सर, इस केस में कहता है सर हम डीम्ड मानेंगे कि आपके पीई ने ही ऑर्डर फुलफिल किया है। ऐसा हम डीम्ड मानेंगे कि आपके पीई ने ही ऑर्डर फुलफिल कर दिया है। सर क्या कहता है, प्रॉफिट अर्न्ड इन सोर्स स्टेट फ्रॉम डायरेक्ट सेल फ्रॉम हेड ऑफिस इंस्टेड ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इट शैल बी डीम्ड प्रॉफिट ऑफ पीई। सर ऐसा यूएन मॉडल कहता है सर, ओईसीडी मॉडल में ऐसा कुछ भी नहीं कहता। सर मतलब क्या हुआ, दो मॉडल में भेदभाव है। ओईसीडी मॉडल क्या कहता है सर, अगर कभी ना, ओईसीडी मॉडल क्या कहता है, अगर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है और अगर हेड ऑफिस ने डायरेक्टली सेल कर दी ना, हेड ऑफिस ने डायरेक्टली सेल कर दी ना, ऐसा माना जाएगा हेड ऑफिस की सेल है, पी की सेल को आप नहीं कंसीडर करोगे। लेकिन सर जब यूएन मॉडल की बात करेंगे ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल लग जाएगा। यानी सरकार कहता है कि सर हेड ऑफिस ने अगर कोई सेल किया है ना सर इंडिया में, और यहाँ पे उसका पी है, तो हम मान लेंगे कि सर ये परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ने सेल किया, इसकी इनकम हम कंसीडर करेंगे और इंडिया में टैक्स लगा देंगे। ये आपको समझ में आया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल। अगर हेड ऑफिस की डायरेक्ट सेल को भी ना पी की सेल मानेंगे इन केस ऑफ यूएन मॉडल। दिस वाज ऑल अबाउट बिजनेस प्रॉफिट। इंटरेस्ट इनकम पे आ जाओ, जल्दी से इंटरेस्ट इनकम पे आ जाओ। सरकार क्या कहती है, इट प्रोवाइड्स राइट टू रेसिडेंट स्टेट टू टैक्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इनकम भी नॉर्मली सर, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इनकम भी ना नॉर्मली रेसिडेंट स्टेट में टैक्सेबल होगी, लेकिन सोर्स स्टेट में भी टैक्स की जा सकती है। ऐसा दोनों चीजें कह दी डीटीडबल, दोनों चीजें कह दी। सर कहता है लेकिन सोर्स स्टेट में ना, ओईसीडी मॉडल में कभी भी आप 10% ज्यादा नहीं टैक्स लगा सकते। यूएन मॉडल में जो आपस में एग्रीमेंट कर लो सर, वो डिसाइड उस रेट से टैक्स कर लेना। एग्जांपल क्या हुआ, मतलब सुनना। सर मान लो अगर सर ऑस्ट्रेलिया का डीटीडबलए है किसके साथ, फ्रांस के साथ। सर आपस में ना सर डिसाइड हुआ कि सर जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करने वाला है ना सर, इंटरेस्ट पेमेंट करने वाला है ऑस्ट्रेलिया। सर फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट किया गया। सर सोर्स तो ऑस्ट्रेलिया से ही है, सोर्स तो ऑस्ट्रेलिया से ही है। सरकार कहती है अगर सोर्स को टैक्स करना है इस इंटरेस्ट को, तो मैक्सिमम सर 10% कर सकता है, मैक्सिमम 10% कर सकता है सर इन ओईसीडी मॉडल। सर अगर लेकिन आपस में डिसाइड कर लेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट रूल को मिल जाएगा। लेकिन अगर सर सोर्स रूल में भी करना चाहते हैं, सोर्स स्टेट में भी टैक्स करना चाहते हैं ना, मैक्सिमम 10% ही हो सकता है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते।
सर लेकिन अगर यही ना फ्रांस नहीं करके, अगर फ्रांस नहीं होके सर, फ्रांस नहीं होके क्या हो जाता सर, अगर ये इंडिया हो जाता, जहाँ पे ना सर यूएन मॉडल फॉलो होता है, सर इस केस में ना ये 10% से ज़्यादा बढ़ा के कितना भी ज़्यादा कर सकते हो, जो आपस में सर डिसाइड कर लो, उस रेट तक आप टैक्सेबल करा लेना। क्या ये बात समझ में आ गई? बताओ क्या इस पॉइंट तक समझ में आ रहा है कि मैं हवा में थोड़ा ज़्यादा बोलता जा रहा हूँ? बताओ जल्दी। जल्दी से मेरे को थम्स अप दो, क्योंकि आज मैं रुकना नहीं चाह रहा, जल्दी से खत्म करना चाह रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को। इसमें जितना घुसेंगे उतना टिपिकल होता जाता है टॉपिक। जल्दी बताओ सर, मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इनकम फ्रॉम डेट क्लेम, सर डेट क्लेम कोई भी उधार दिए हुए पैसे पे ब्याज मिलना, जो उधार के पैसे पे जो भी रिटर्न मिलता है ना सर, वो इंटरेस्ट होता है। सर एनी काइंड, भले सर सिक्योर्ड दिया हो लोन आपने, या मॉर्गेज करके दिया हो, या फिर सर उसमें कोई प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन हो या ना हो, सर फर्क नहीं पड़ता। कोई भी सर टाइप का, सर कोई भी, अगर आपने जो डेट दे रखा है ना ऑफ एवरी काइंड, सर उस पे जो भी इनकम हो रही है सर, आपको उसको इंटरेस्ट बोल के चलना है। दिस डेफिनिशन इज इंपॉर्टेंट, इस पे आप स्टार मार्क करोगे। सर बहुत लिमिटेड चीजों पे स्टार मार्क करा रहा हूँ, आपको वो चीजें स्टार देख के जरूर जानी है। रॉयल्टी, एफटीएस, सीधे सीधे सर रॉयल्टी और एफटीएस। यूएन मॉडल क्या बोलता है सर? रेसिडेंट भी कर सकता है, सोर्स भी कर सकता है, लेकिन एक परसेंटेज से ज्यादा आप मत करना। सर ओईसीडी मॉडल क्या कहता है सर? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट टैक्स करने वाला। यानी सर फॉर एग्जांपल फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सर रॉयल्टी पे हो रही है ना, तो जो भी सर रेसिडेंट स्टेट है ना सर, रेसिडेंट स्टेट के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन सर अगर यही यही अगर सर फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बदले सर फ्रांस और इंडिया हो जाते सर, इस केस में क्या हो जाता? सोर्स स्टेट सर पेमेंट काट के टैक्स करता सर। इसीलिए हमने पढ़ा हुआ था 115A में सर कितना 20% टैक्स काट के पेमेंट करते हैं, तभी रॉयल्टी पे टैक्स अलाउड है। लेकिन सर यही अगर फ्रांस और इंडिया में डिसाइड हुआ कि रॉयल्टी मैक्सिमम 10% से टैक्सेबल होगी सर, उस केस में यू कैन नॉट टैक्स मोर देन अग्रीड, तो 10% से ही आपको टैक्स करना है। इसलिए 115 में जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, रॉयल्टी 20% और द रेट गिवन इन डिटेबल विच एवर इज लोअर में आपको जाना था। क्या आपको रिलेटेबिलिटी आ रही है? सर सेम टू सेम चीज एफटीएस के लिए भी कह दिया उसने कि सर यूएन मॉडल कहता है सर सोर्स और रेसिडेंट जो चाहे आपस में डिसाइड कर लें सर, सोर्स लेकिन एक स्पेसिफाइड परसेंट ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन सर जो ओईसीडी मॉडल है ना, उसमें कुछ भी अगर नहीं कह रहा, तो सर रेसिडेंट स्टेट के पास ही राइट्स है, रेसिडेंट स्टेट के पास ही राइट्स हैं टैक्स करने के। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है सुनना, राइट टू यूज एनी टैंजिबल इनटैंजिबल एसेट। सर टैंजिबल एसेट को भी यूज करने का राइट और इनटैंजिबल एसेट को यूज करने का राइट। सर टैंजिबल यूज करने के राइट्स को ना कई बार हम सर रेंटल पेमेंट भी बोलते हैं। सरकार कहती है कई बार ना रेंटल पेमेंट भी रॉयल्टी होती है, रेंटल पेमेंट इज ऑल्सो रॉयल्टी, ऐसा मान के चलती है सरकार। सर ओईसीडी, सर ओईसीडी में ना दो और चीजें और ऐड की सर, कभी भी अगर राइट टू यूज टैंजिबल इंटैंजिबल है ना, राइट टू यूज टैंजिबल एसेट्स और इंटैंजिबल एसेट्स है ना सर, उसको रॉयल्टी बोलते हैं सर। लेकिन ओईसीडी मॉडल में ना दो चीजों को और इंक्लूड किया गया। सर क्या इंक्लूड किया गया सुनना, रेंटल फॉर फिल्म टेप्स यूज्ड इन रेडियो एज टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। सर जो रेंटल फॉर फिल्म टेप्स होता है ना सर, जो फिल्म टेप्स रेंटल होती हैं सर, उसको अगर आप टेलीकास्ट करना चाहते हो, ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो सर, उसका रेंटल भी ना सर रॉयल्टी माना जाएगा। या फिर सर कहता है इक्विपमेंट रेंटल्स फॉर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड साइंटिफिक पर्पस। सर किसी भी कमर्शियल और साइंटिफिक पर्पस के लिए अगर आप इक्विपमेंट को भी रेंट कर देते हो ना सर, उसको भी रॉयल्टी की डेफिनेशन में कवर किया गया है। किसने? सर ओईसीडी मॉडल ने कंसिडर कर रखा है। सर इसको आप मार्क करेंगे स्टार में, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आंसर्स में भी कवर्ड है ये पॉइंट। सर एफटीएस क्या होता है? एमटीसी जैसा मैंने आपको बोला था, मैनेजरियल, टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी फीस। जो भी मैनेजरियल, टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी फीस है ना, उसको हम एफटीएस बोलने वाले हैं, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। दिस वाज आर्टिकल 12 रॉयल्टी एंड एफटीएस। इसमें कोई दम नहीं था, कोई भी दम नहीं था सर। आपको मेजर ना फर्स्ट लाइन याद रखनी। कौन सी पहली लाइन? सर नॉर्मली ना ओईसीडी मॉडल में बोलेगा रेसिडेंट, और यूएन मॉडल में दोनों के पास राइट दे देगा। दोनों के पास भी राइट होगा सर, लेकिन सोर्स में ना एक लिमिटेड राइट मिलने वाला है, अदरवाइज कोई भी लिमिटेड राइट नहीं मिलने वाला। सर एक और चीज बस याद रखनी है सर, बिजनेस के लिए ना हमेशा परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट पकड़ना है। परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होगा सोर्स रूल में, सोर्स स्टेट में, तो वहां टैक्स लगेगा, अदरवाइज कभी भी नहीं लगने वाला। अब तक हमने इसी चीज को ना बार बार रिपीट करते हुए देखा, उससे तो कुछ भी नहीं पड़ा। सर कैपिटल गेन में बिल्कुल फर्जी बात करता है सर, अगर आप चाहो तो इस पॉइंट को इग्नोर कर दो, मैं एक बार फिर भी देख करवा दे रहा हूँ। कैपिटल गेन में भी एक्सक्लूसिवली रेसिडेंट स्टेट में होगा, या फिर सर दोनों में शेयर कर लेंगे। सर कहते हैं अगर कैपिटल गेन फ्रॉम द इमूवेबल प्रॉपर्टी में बी टैक्सेबल इन कंट्रोलिंग स्टेट वेयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड। सर चाहे ना तो उस स्टेट में भी कर सकते हो जिस देश में प्रॉपर्टी लोकेटेड है सर, नहीं तो एक्सक्लूसिवली सर रेसिडेंट के पास होगी, आपस में डिसाइड कर लेना कौन कहाँ टैक्स करने वाला है। आर्टिकल 14 क्या कहता है सर? इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज, सिर्फ और सिर्फ यूएन मॉडल में ही दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ यूएन मॉडल में दे रखा है। यूएन मॉडल फिर से बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इंडिया में ना एक बहुत गंदा वायरस आ गया, कोरोना वायरस नहीं, कोरोना वायरस नहीं, कौन सा?
एक वायरस आया था, आई डोंट रिमेम्बर, जो कंप्यूटर के बहुत सारे रैनसमवेयर, यस यस, रैनसमवेयर। स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ तो चिल्लाना मत प्लीज। रैनसमवेयर आया। रैनसमवेयर का ना वायरस को ठीक करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से सर प्रोफेशनल्स आए। सर इंडिया में आए नहीं सर, इंडिया में सिर्फ रुक गए 183 डेज से ज्यादा के लिए। सरकार कहती है जो भी इनकम इस इन प्रोफेशनल्स की होने वाली है, जो भी इनकम इन प्रोफेशनल्स की होने वाली है ना सर, ये प्रोफेशनल इनकम को ना हम परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मान के सर इनको इंडिया में टैक्सेबल करवाएंगे। सर यूएन मॉडल कहता है अगर कोई प्रोफेशनल इंडिया में 183 दिन ज्यादा रहते हैं ना सर, हम उसको परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट एक तरीके का मान लेंगे, और सर उसको ना सर रेसिडेंट स्टेट में टैक्स, उसको सर सोर्स स्टेट में टैक्सेबल करा देंगे, यानी इंडिया में टैक्सेबल करा देंगे। डिड यू गेट माय पॉइंट? या फिर सर अगर वो खुद नहीं आया सर, उसका ऑफिस भी था इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेशनल का सर इंडिया में ऑफिस भी था ना सर, उस इंडिया के ऑफिस से सर्विसेज दी तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से दे दी ना, तो वो तो इंडिया में टैक्सेबल होगी ही होगी। सर्विस के बारे में सेम टू सेम बड़ी फर्जी सी बात इसने कर रखी है। सर कोई भी अदर सोर्सेज की इनकम हो सर, अदर सोर्सेज की बची क्या, डिविडेंड हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया। सर कहता है सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट में करने वाले हो। ओईसीडी मॉडल कहता है फ्लैट रेसिडेंट में टैक्सेबल होगा, यूएन मॉडल कहता है सर रेसिडेंट में भी हो सकता है और कुछ हिस्सा इसका, कुछ हिस्सा सर सोर्स में भी हो सकता है, जितना आपस में एग्री कर लो। इतना सा हमारा पॉइंट था। एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन सर, कभी भी जैसे कई सारी इनकम्स हो सकता है दोनों देशों में टैक्सेबल हो जाए, कई सारी इनकम दोनों देशों में टैक्सेबल हो जाए। हमने काफी हद तक आपस में डिसाइड कर लिया सर, रेसिडेंट है सर, नॉन रेसिडेंट है, कई सारी चीजों को आपस में डिसाइड कर लिया, लेकिन देयर में भी पॉसिबिलिटी ना कि कुछ इनकम सर दोनों देशों में टैक्सेबल हो रही हो, कुछ इनकम दोनों देशों में टैक्सेबल हो रही हो। सरकार कहती है उस केस में ना आप क्या करोगे, कोई भी जो रेसिडेंट स्टेट है ना, रेसिडेंट स्टेट सर एग्जेम्पशन दे देगा। एग्जेम्पशन कैसे? या तो डायरेक्टली उस इनकम को अपनी इनकम में लेने ही मत दो, या तो सर इनकम को लो और फिर टैक्स रेट निकाल लो। इसके बारे में हमने पूरा चर्चा किया सर डीडीडब्ल्यू वाले चैप्टर में, सेक्शन 90 की रिबेट में और सेक्शन 91 की रिबेट में। आपस में जैसा डिसाइड करना हो वैसा टैक्स क्रेडिट या फिर टैक्स एग्जेम्पशन दे दो। सर कहता है ये तो बड़ा सिंपल सी बात थी, कहता है नॉन डिस्क्रिप्शन, अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। सर कभी भी ना रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में आप भेदभाव नहीं करने वाले, कोशिश करके भेदभाव आपको नहीं करना है, कोशिश करके आपको भेदभाव नहीं करना। देखो भेदभाव तो होता है लेकिन कहीं ना कहीं चीजें नलीफाई हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे 40% टैक्स रेट फॉरेन कंपनी के लिए, लेकिन सर अगर कोई भी इंफ्रा डेट फंड अगर पेमेंट करता है तो 5% टैक्सेबल हो जाता है। सर अगर बिजनेस टैक्स पेमेंट करता है इंटरेस्ट का तो 5%, से भाई नॉन रेसिडेंट को फायदा भी तो दिया ना हमने। यहाँ 40% टैक्सेबल करा रहे हैं, बाकी चीजों को कम कम रेट से टैक्सेबल करा रहे हैं ना। सरकार कहती है कभी भी अगर आप आपस में डीडी डबल बनाओगे ना तो देखना किसी भी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सर कहता है उसके अलावा ना सर म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर बनाओगे आप, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर बनाओगे आपस में सर, कैसे बातें करनी है आपने को, कैसे सर एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, सब कुछ हम चर्चा करेंगे, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर बनाएंगे, कैसे डिस्कस करेंगे। सर याद आ रहा है सर, अभी मैंने आपको पहले बताया रेसिडेंशियल स्टेटस अगर क्लियर नहीं होता तो टाई ब्रेकर होते थे 5 रूल्स। 5वें रूल में हमने पढ़ा हुआ था, 5वें रूल में हमने पढ़ा हुआ था कि सर अगर ना वो दोनों देश का नेशनल है तो क्या करोगे सर, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर में ना सर दोनों देशों की कंसर्न अथॉरिटीज बैठेंगी और डिसाइड करेंगी सर वो म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर का सर आपको क्लॉज डालना पड़ेगा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कैसे कैसे सेटल होने वाली है चीजें। और लास्ट में कहते हैं एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर मेरे को विजय माल्या के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और उसको वहां के किसी भगोड़े के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के लोगों को शेख हसीना के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए इंडिया की, सर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन का क्लॉज आप हमेशा रखने वाले हो, क्लॉज 26 कहता है दो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में ना सर फैसिलिटेट होना चाहिए एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन ताकि क्रॉस बॉर्डर टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस को रोका जा सके। सर स्कोप ना सिर्फ लिमिटेड नहीं होगा टैक्स पेयर की इन्फॉर्मेशन में, चाहे ना तो सर और भी चीजों को इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या फिर से इंप्रूवमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ से विजय माल्या नहीं भागा है, मेरे यहाँ से विजय माल्या नहीं भागा, लेकिन मेरे यहाँ से ना जो राहुल तुम्हारे यहाँ पे रहता था कभी कभी या मेरे यहाँ ही रह रहा है, मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो। जरूरी नहीं है कि कभी भी जो टैक्स पेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन हो सर, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं, अगर आपके पास कोई आदमी की है तो देनी पड़ेगी आपको, ऐसा क्लॉज भी डालो। प्लस सर एक इंपॉर्टेंट क्लॉज आपको डालना है कि सर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में ना कोई ऑब्लिगेशन नहीं कास्ट कर सकते आप उनके ऊपर। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन का क्लॉज रखो आप, लेकिन जरूरी नहीं है वो इन्फॉर्मेशन दे, वो आप उसके ऊपर मजबूर नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सर वो चाहे ना तो वो नहीं भी देगा, अगर उसको ऑब्टेनेबल नहीं, वो दे ही नहीं पा रहा इन्फॉर्मेशन तो कैसे देगा सर, उसके लिए आपको क्लॉज रखना पड़ेगा कि अगर नहीं दिया तो क्या होगा। सर आप ना कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दे जो उसको खुद को नहीं मिल रही है, या उसके ऊपर ऐसी भी कोई इन्फॉर्मेशन देने की लायबिलिटी नहीं है सर जो कि किसी ऐसे ट्रेड बिजनेस को डिस्क्लोज कर देगी जिससे उस देश का नुकसान हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने एप्पल से इन्फॉर्मेशन मांगी कि क्यों रे एप्पल तुम अपने आईफोन में ऐसा क्या डालते हो, हमको बताओ ना, तो वो बोलेगा क्यों बताएं,
वो बोलेगा क्यों बताएँ? उसका ट्रेड सीक्रेट अगर छूट रहा है तो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन में वो देश मना कर सकता है ना बताने के लिए। इसलिए सर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन क्लॉज़ में मना करने की भी बात की जानी चाहिए। और लास्ट में कहता है ना कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं शेयर करेंगे वो जो कि पब्लिक पॉलिसी को हर्ट कर जाए। सर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन में ये 3 इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है आपको। और सर नॉन डिस्क्लोज़र ऑफ इन्फॉर्मेशन टू थर्ड पार्टी। सर एक और क्लॉज़ होना पड़ेगा कि अगर अगर यूके ने मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन बताई ना, तो मैं श्रीलंका में, मैं पाकिस्तान में वो इन्फॉर्मेशन नहीं बताने वाला। ऐसा क्लॉज़ भी आपको करके चलना है। ये क्लॉज़ इम्पोर्टेंट है, इस पे डबल स्टार मार्क कीजिए, नहीं सिंगल स्टार कीजिए, लास्ट टाइम आ गया पेपर में। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। दिस वाज़ ऑल अबाउट टैक्स ट्रीटीज़, सॉरी मॉडल टैक्स कन्वेंशंस। बताओ और मन है क्या इसी टॉपिक के बारे में और पढ़ने का, मॉडल टैक्स कन्वेंशंस के बारे में और पढ़ने का? कोई डाउट? जल्दी बताओ कोई डाउट? वैसे आज का ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूँगा पहला वाला पार्ट, जो भी हम मॉडल टैक्स कन्वेंशंस और टैक्स ट्रीटीज़ पढ़ के आए, यूट्यूब पे डल जाएगा ये। एप्लीकेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ टैक्स ट्रीटीज़ चैप्टर नंबर 26। एक बार सर हमने टैक्स ट्रीटीज़ पढ़ लिया ना, हमने मॉडल पढ़ लिया सर, हमने मॉडल में वापस क्या पढ़ा है एक बार जल्दी से रिकॉल करें क्या? एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं ना सर क्या पढ़ा था मॉडल टैक्स में? हमने पढ़ा था सबसे पहले क्या पढ़ा था 2 मॉडल होते हैं, एक 2 फॉर्मेट्स होते हैं, एक ओईसीडी फॉर्मेट और एक होता है यूएन फॉर्मेट। उसके अंदर अलग-अलग क्लॉज़ेज़ है कि किस-किस क्लॉज़ में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन होने वाली है। पहला क्लॉज़ बात करता है सर कौन-कौन से लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। दूसरा क्लॉज़ बात करता है कौन-कौन से टैक्सेस कवर होंगे। तीसरा आर्टिकल है नहीं, चौथा आर्टिकल बात करता है रेसिडेंट कैसे निकालोगे आप। पाँचवाँ आर्टिकल बात करता है सर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कैसे होगी। सर 7th आर्टिकल बात करता है कौन-कौन सी बिज़नेस इनकम टैक्सेबल होने वाली है। सर उसके अलावा 8वाँ इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, 12वाँ सर रॉयल्टी के बारे में बात करता है, सर 13 कैपिटल गेन, इंडिपेंडेंट सर्विसेज, 21 अदर सोर्सेज़ के बारे में बात करता है और सर फिर बाद में एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन या फिर सर म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर या फिर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में। यानी एक पूरा फॉर्मेट किस तरीके से डीडब्ल्यूए बन गया, किस तरीके से टैक्स ट्रीटीज़ बनेंगी सर उसका एक फॉर्मेट मिल गया। यानी अब ना सर टैक्स ट्रीटीज़ बन गई हैं। अब ना टैक्स सिटीज़ बन गई हैं सर, अब उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा? सर उसका इंटरप्रिटेशन। सर जहाँ आपने मॉडल टैक्स कन्वेंशन से एक बार टैक्स सिटीज़ ड्राफ्ट कर ली ना, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है सर इंटरप्रिटेशन। इसलिए अगला टॉपिक है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज़। एप्लीकेशन कैसे करेंगे और इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? उसके लिए 2-3 बेसिक बातें हैं। इम्पोर्टेंट नहीं है तो छोड़ दीजिए, बोरिंग है सर। अरे यार इम्पोर्टेंट देखो मेरे लिए पढ़ाना इम्पोर्टेंट है। सुनो, नहीं सुनो आपके ऊपर है। आप इसको भले अगर नहीं सुनना 2x की स्पीड पे आप यूट्यूब पे सुन लेना, मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूँगा। ऑल्सो सेकंड चीज़ क्या, एक बार सुन के खत्म कर दो। लाइफ लॉन्ग नहीं सुनना है इसको, सिर्फ एक बार सुन के खत्म कर दो। एग्ज़ाम वाले दिन के लिए ना मैं कुछ अलग आपके लिए लेके आ जाऊँगा ज़रूरत पड़ेगी तो। बट अदरवाइज़ आज का सुन के खत्म कर दो, इसको लास्ट टाइम पढ़ना पड़े ऐसा। और अपने को टैक्स ऑडिट भी बीच में पढ़ना है ना, तो टैक्स ऑडिट के लिए तो आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स ऑडिट में अपने को 1.5 घंटा लगेगा तो उसमें बैठना पड़ेगा। एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज़ क्या कहता है? सर कभी भी कोई इंटरनेशनल टैक्स लॉज़ आता है ना, तो उसके सोर्सेज़ क्या-क्या हो सकते हैं? कोई भी इंटरनेशनल टैक्स लॉज़ होते हैं, तो उसके सोर्सेज़ क्या-क्या हो सकते हैं? सरकार कहती है कोई भी डीटीडब्ल्यूए हो सकता है जिसमें इंटरनेशनल टैक्स लॉज़ हो सकते हैं, ठीक है? सर उसके अंदर इट इज़ प्रोटोकॉल्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ डीटीडब्ल्यूए, ठीक है, इंटरप्रिटेशन के लिए। उसके अलावा सर कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज़ हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉज़ हैं। Sir, CIL is an aspect of international law which derives from customary conventions and judicial decisions and that practice of international organization. सर कैसे-कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं? सर पहले कहता है डीटीडब्ल्यूए में जो प्रोटोकॉल्स दे रखा है उसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन करो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उससे इंटरप्रिटेशन करो या फिर कहता है ना सर कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज हैं, सर जनरल प्रिंसिपल्स हैं, आम तौर पे ऐसा होता है वर्ल्ड में, सर उसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन करो और फिर लास्ट में कहता है वियना कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ ट्रीटीज के बेसिस पे सर एक मल्टीलैटरल ट्रीटी थी जो आपस में रेटिफाई की गई थी, उसके बेसिस पे उसकी इंटरप्रिटेशन करो। ये 3 इंटरप्रिटेशन करने के तरीके हो सकते हैं। सर टैक्स कन्वेंशंस क्या होता है? सर टैक्स कन्वेंशंस, व्हाय टैक्स ट्रीटीज़ के बारे में अभी हमने पूरी चर्चा कर ली मॉडर्न टैक्स ट्रीटीज़। आपस में सर एग्रीमेंट बनाएँगे ताकि ना सर सिंगल इंस्ट्रूमेंट हो, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट हो ताकि ना सर एक-दूसरे के दोनों देशों के टैक्स लॉज़ को हम गवर्न कर सकें। दोनों देशों के टैक्स लॉज़ को हम गवर्न कर सकें, सर इसके लिए आपस में टैक्स ट्रीटीज़ बनाएँगे। डीटीडब्ल्यू होते कितने टाइप के हैं? सर ऊपर हमने पढ़ा डीटीडब्ल्यू के 2 मॉडल होते हैं। मॉडल कौन-कौन से बोलूँगा सर ओईसीडी मॉडल, यूएन मॉडल। लेकिन अगर टाइप ऑफ डीटीडब्ल्यू बोलूँगा तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे एक लिमिटेड डीटीडब्ल्यू होता है जिसमें कुछ-कुछ चीज़ें कवर होती हैं।
कुछ-कुछ चीज़ें कवर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 32 क्लॉज़ेस थे ओईसीडी मॉडल में, सर सारे के सारे 32 कवर होंगे, इसको बोलेंगे सर इसको बोलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव डीटीडबल, इसमें सारी इनकम्स कवर हो गई। लेकिन सर फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया-पाकिस्तान का है। इंडिया-पाकिस्तान का डीटीडबल है, वहाँ पे सिर्फ हम बिज़नेस इनकम की बात करते हैं, इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, रॉयल्टी की बात करते हैं। बस 3 ही इनकम्स के बारे में बात करते हैं और एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में जो सिर्फ लिमिटेड चीज़ों के बारे में कवर करे ना, वो लिमिटेड डीटीडबल होता है और जो कॉम्प्रिहेंसिवली सारी इनकम्स को कवर करे ना सर, उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव डीटीडबल। टाइप्स ऑफ डीटीडबल 2 टाइप के होते हैं, लिमिटेड और कॉम्प्रिहेंसिव। सर मॉडल्स ऑफ डीटीडबल कौन-कौन से होते हैं? सर एक होता है ओईसीडी और यूएन मॉडल, फ़र्क आपको ध्यान देके चलना है। इस पॉइंट को आप काट दो, बिल्कुल काम का नहीं, ठीक है? मैं तो काटना नहीं चाह रहा क्योंकि मेरी पीडीएफ है। आप इस पॉइंट को काट दो। क्या कह रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से क्या कह रहा है? ट्रीटी को एंटर करते टाइम ना इन चीज़ों को आपको बढ़िया इन चीज़ों के सर ज्ञान वाली बातों को ध्यान देना पड़ेगा। प्रमोट करें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, मेंटेन ऑनरेबल रिलेशन अमंग नेशंस, foster respect for international tax laws और encourage settlement of international disputes by arbitration। ये सब सर आपको चीजें करनी पड़ेंगी अगर आप ट्रीटी बना रहे हो तो। इसको आप काट दो, बिल्कुल काम का नहीं है, बिल्कुल भी काम का नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, नीड फॉर टैक्स ट्रीटीज, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने यहाँ लिख भी रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आपके आईसीआई के स्टडी मैट में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अलावा कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। ट्रीटीज की नीड क्या है सर? हमने ट्रीटी के लिए अब तक हमने 2 बार 3 बार चर्चा की है। पहला कब डीडी डबल ए पढ़ा था, डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए और डबल नॉन टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए हमने पढ़ा था। फिर हमने डीडब्ल्यूए भी पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा था? मॉडल टैक्स कन्वेंशन पढ़ा था। ट्रीटी की नीड क्यों पड़ती है? यहाँ कहता है नीड फॉर ट्रीटी का सीधे क्वेश्चन है, 7 नीड्स आपको लिखनी पड़ेंगी तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप नहीं लिखते तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। वो सातों के सातों लिखने पड़ेंगे, मेरे साथ याद करते चलो। सबसे पहले सर क्या कहता है? टैक्सिंग राइट्स को एलोकेट कर सके और एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन। किस इनकम को कौन टैक्स करने वाला है सर? वो राइट्स एलोकेट कर दो ट्रीटी में, यही हम मॉडल टैक्स कन्वेंशन से पूरा पढ़ के आए हैं। प्लस सर कहते हैं डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए सर रूल होना चाहिए, यानी सर टैक्स क्रेडिट मेथड मेथड देंगे या फिर एग्जाम्पशन मेथड देंगे, ये सब डिटेल्स होनी चाहिए। ये इसलिए ट्रीटी की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा या फिर टैक्सिंग एलोकेटिंग राइट्स में दिक्कत हो जाएगी। सर कहता है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में ना भेदभाव नहीं होना चाहिए। मॉडल टैक्स कन्वेंशन में भी यही पढ़ के आए हैं कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में ना सर भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्लस सर कहता है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए। सर ऐसा ट्रीटी के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी होना चाहिए। प्लस सर कहता है कि असिस्टेंस करे ताकि टैक्स लॉज में ना टैक्स लॉज में टैक्स कलेक्शन आप ढंग से कर सको। टैक्स कलेक्शन आप ढंग से कर सको सर, उसके बारे में भी ट्रीटीज को ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए सर ट्रीटी की जरूरत पड़ता है कि ढंग से आप टैक्स कलेक्शन कर सको। सर लास्ट में कोई अदर प्रिंसिपल्स कहते हैं सर इक्विटी एंड फेयरनेस। सर सेम रेट फॉर डिफरेंट टैक्स पेयर्स के लिए सेम रेट लगने चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी दूसरी कोई हायर क्लास ऑफ इनकम है उसके लिए लगभग सेम टैक्स लगने चाहिए जो लोअर क्लास ऑफ इनकम के हैं। क्या इक्विटी और फेयरनेस होता है? ना बाबा, कोई इक्विटी फेयरनेस नहीं होता। ये सर बता रहे हैं कि सर ट्रीटी की जरूरत क्यों पड़ती है कि इक्विटी हो, इक्विटी कर रहे हो कि नहीं कर रहे ये मैटर नहीं करता, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ऐसा ट्रीटी कह के चलती है। ठीक है सर, न्यूट्रलिटी एंड एफिशिएंसी and economic factors should not be affected by external factors such as taxation। सर कभी भी ना efficiency of economic factors shall not be affected by the external factors such as taxation। सुनना क्या कहता है सर? कभी भी ना ट्रीटी हो ना तो ट्रीटी में एक चीज आपको स्पेसिफिकली डिफाइन करनी पड़ेगी ताकि ना सर एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी हो आपके पास और इंपोर्ट न्यूट्रलिटी हो। एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी और इंपोर्ट न्यूट्रलिटी, कैपिटल एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी और कैपिटल इंपोर्ट न्यूट्रलिटी, मतलब क्या होता है इन दोनों का? कभी भी आप एक्सपोर्ट करो ना किसी भी देश में, फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहता है, एक होता है यूएसए में एक्सपोर्ट करना चाहता है और एक होता है सर नेपाल में एक्सपोर्ट करना चाहता है। सर कभी भी ना आपका एक्सपोर्ट डिसीजन दूसरे देश के टैक्स के कारण नहीं बदलना चाहिए। मैं यूएसए में एक्सपोर्ट करता हूँ, यूएसए वाला मेरे ऊपर 100% टैक्स लगाता है, लेकिन नेपाल में करता हूँ तो 20% लगाता है, सर मैं नेपाल में एक्सपोर्ट करूंगा। सर डिसीजन ना टैक्सेशन पर्पस के कारण, एक्सपोर्ट का डिसीजन टैक्सेशन पर्पस के कारण नहीं बदलना चाहिए, ऐसा कहता है ये ट्रीटी में। आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए आपको ट्रीटी में चीजें डिसाइड करनी पड़ेंगी। ऑल्सो इंपोर्ट न्यूट्रलिटी की, सर आप किस देश से मंगा रहे हो ना सर, आपका टैक्सेशन पर्पज से ना आपका दोनों देश इंडिफरेंट नहीं होने चाहिए। सर मैं यूएसए से मंगा रहा हूँ, सर यूएसए एक्सपोर्ट पे सर 100% टैक्स ले रहा है, इसलिए सर मेरे को यूएसए से मंगाया हुआ सामान महंगा पड़ रहा है, वर्सेस श्रीलंका से मंगाया हुआ सामान सस्ता पड़ रहा है क्योंकि श्रीलंका कम टैक्स दे रहा है। सरकार कहती है इंपोर्ट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए कि इंपोर्ट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए कि सर अगर जो यहाँ का पर्सन है ना कहीं से भी मंगाए ना सर, कहीं से भी मंगाए ना सर, उस चीज के लिए इंडिया में सेम टैक्स लगना चाहिए। यहाँ पे इंडियन टैक्स की बात करता है सर इंपोर्ट न्यूट्रलिटी में कि इंडिया में जो टैक्स लग रहा है ना किसी भी देश से मंगाओ सर वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए ताकि इंपोर्टर ना इनडिफरेंट रहे किसी भी देश से मंगाए तो। इस चीज के लिए ट्रीटी की नीड पड़ती है ताकि सर किसी भी देश से आप मंगाओ दूसरे देश के साथ अनफेयर नहीं होना चाहिए।
और लास्ट में कहता है ना प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। सर म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट, सर म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन बढ़े और साथ में इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ते रहे, इस चीज का इस उद्देश्य के साथ हम ट्रीटी ड्राफ्ट करते हैं। इसके 7 पॉइंट से मेरे साथ बैठो, याद करना है अपने को। सबसे पहला कहता है टैक्सिंग राइट्स को एलोकेट करते ताकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं। दूसरा कहता है रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीसरा कहता है सर कोई भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए, या फिर सर कलेक्ट कैसे करना है टैक्स ये भी पता होना चाहिए। एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी इंपोर्ट न्यूट्रलिटी अपने को मेंटेन करनी है, सर म्यूचुअल बेनिफिट अपने को एक दूसरे को देना है। और लास्ट में एक पॉइंट था इक्विटी और फेयरनेस पे अपने को ध्यान देना है। इन सब चीजों को अपने को ध्यान देके चलना है जब कभी भी हम ट्रीटी ड्राफ्ट करें। दिस इज द नीड फॉर ड्राफ्टिंग ट्रीटी। सर ये सारी नीड्स हैं, नीड्स फॉर ट्रीटी, नीड्स फॉर टैक्स ट्रीटीज। आपको ये आंसर लिख के आ जाना है। सर ट्रीटी एक बार आ गई, ट्रीटी का मॉडल देख लिया हमने, ट्रीटी का पर्पस देख लिया, ट्रीटी का हमने सर इंटरप्रिटेशन वगैरह भी देख लिया। सर उसके अलावा क्या हमने ट्रीटी होता क्या, किस टाइप की ट्रीटीज होती हैं, सर क्या फायदे होते हैं, सर क्यों जरूरत पड़ी ट्रीटी लाने की, सब देख लिया। सर अब कैसे उसको एक्चुअल में इंटरप्रेट करते हैं ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। चैप्टर का मुद्दा यही था सर, इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रीटी, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ बेसिक प्रिंसिपल है, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान देना है जब भी आप ट्रीटी रीड कर रहे हैं। सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल सर क्या कहता है? ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन बोलता है एनी टर्म वर्ड ऑफ द ट्रीटी शुड बी इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्टिवली और लिटरल मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। सर लिटरल मीनिंग पकड़ोगे और ऑब्जेक्टिव मीनिंग पकड़ोगे आप, लिटरल एंड ऑब्जेक्टिव मीनिंग आप पकड़ोगे। सर लिटरल मीनिंग क्या होता है? सर अगर एंड लिखा है ना तो आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एंड पढ़ोगे, और लिखा है तो और पढ़ने वाले हो, वट एवर सेंस इट मेक्स। लेकिन सर ऑब्जेक्टिव सेंस जरूर ध्यान देना, लिटरल के साथ सर ऑब्जेक्टिव सेंस आप ध्यान दे देना। सर एनी टर्म कोई भी वर्ड यूज कर रखा है ना ट्रीटी में, आप लिटरल मीनिंग उसका लेके चलोगे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको लिटरल मीनिंग लेके चलना है। दिस इज द गोल्डन रूल। सर अगर उसमें और लिखा है, आप बोलोगे नहीं एंड सेंस बना रहा है, सर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम और रीजनेबली लिखा रहता है ना, सर आप और का मतलब निकालोगे। ठीक है। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या कहता है? सर इंटरप्रीट आपको तब करना है सर जब ट्रीटी बनी थी ना, उस टाइम पे जो कॉमन इंटेंशन था ना, सर उस बेसिस पे इंटरप्रीट करना है। सर एक बहुत शानदार एग्जांपल है, लेकिन आपके टैक्स लॉ से रिलेटेड एग्जांपल नहीं है। सर एग्जांपल क्या था? आप कभी अगर इकोनॉमिक्स पढ़ो ना, आप कभी भी इकोनॉमिक्स पढ़ो, सर इकोनॉमिक्स जब फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था ना, सर किसने किया था इकोनॉमिक्स में? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं अल्फ्रेड नोबेल को। अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल को नहीं बोलते, शायद किसी को बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर। अल्फ्रेड नोबेल को तो नहीं बोलते, इसको बोलते हैं। सर जब फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी गई थी ना, उसमें क्या बोला गया था? इकोनॉमिक्स इज इंक्वायरी ऑफ द मैन इनटू द नेशन टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द नेशन। जब इकोनॉमिक्स पहली बार आई थी ना, तब ये बोला गया था कि जो इंसान है ना, वो देश में इसलिए आता है ताकि देश की वेल्थ बढ़ा सके। उस टाइम पे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अलग हुआ करती थी। सर क्यों इकोनॉमिक्स डेफिनेशन अलग होती थी? क्योंकि 300 साल पहले, 400 साल पहले चाणक्य, फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, रुको रुको रुको, क्या बोला था? उस टाइम पे जब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी गई थी ना, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग दी गई थी। उस टाइम पे ना सर पर्पस क्या होता था आपके एग्जिस्टेंस का? आप देश की सेवा कर सको, देश के वेल्थ को बढ़ा सको, देश के रिसोर्सेज को बढ़ा सको। सर इसलिए उस टाइम पे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बदल दी गई थी। अब सर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आप लेते हो ना, आप इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में ये पढ़ते हो कि सर आपको रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्सिटी है। सर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ओवर द पीरियड बदल गई। लेकिन सर अगर मैं आपसे पूछूं क्या उस टाइम पे जो मीनिंग रखी गई थी, क्या वो गलत थी क्या? नो, दैट डज नॉट मीन कि मिस्टेक वो गलत थी। वो ऐसे ही आपको ट्रीटी में भी लेके चलना है। हो सकता है कोई ट्रीटी पुरानी हो, बट दैट डज नॉट मीन सर कि वो गलत थी। सर उसको आपको उस टाइम के हिसाब से इंटरप्रेट करना, उस टाइम पे क्या उद्देश्य था उस ट्रीटी को लाने का। अगर वो उद्देश्य आज भी इंपॉर्टेंट है ना, एडम स्मिथ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एडम स्मिथ, यू आर करेक्ट शिखर। मैं भूल गया था एडम स्मिथ था, मेरे को अल्फ्रेड नोबेल याद आ रहा, नोबेल याद आ रहा था। ठीक है, नोबेल प्राइज वाला एडम स्मिथ था, करेक्ट। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन में आपको सर उस साल में जाके देखना है कि क्या उसका मतलब सर उस साल का अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। उस साल के इंटेंशन में जाओगे तब जाके आप उसका इंटरप्रिटेशन ढंग से कर पाओगे, अदरवाइज आप गलत इंटरप्रिटेशन निकाल दोगे। सर उसके अलावा सर पर्पसिव इंटरप्रिटेशन मतलब कहता है इंटरप्रेट आप ऐसे करोगे ताकि ट्रीटी का ना एम ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी अचीव हो जाए। मतलब सर क्या होता है? सर ऐसा कई बार हो सकता है कि आप ट्रीटी को इंटरप्रेट करने से डबल टैक्सेशन हो रहा है, या ट्रीटी को इंटरप्रेट करने से डबल नॉन टैक्सेशन हो रहा है। सर ट्रीटी का एम ही क्या है? सर डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना और डबल नॉन टैक्सेशन को अवॉइड करना। सर आपको ना ऐसा इंटरप्रिटेशन करना है कि सर ट्रीटी का एम ना खराब हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस। सर ट्रीटी को आपको ऐसे इंटरप्रेट करना है ना कि ट्रीटी सर वॉइड ना बन जाए, ट्रीटी वॉइड ना बन जाए, ऐसा आपको इंटरप्रेट करना है। ऐसा नहीं मतलब निकालना कि ट्रीटी का कोई सेंस ही ना बने। ठीक है। सर प्रिंसिपल ऑफ कंटेम्परेनिया एक्सपोजिटर, कंटेम्परेनिया एक्सपोजिटर। ठीक है, ऐसे याद करो, याद ऐसे ही होगा। ठीक है, कंटेम्परेनिया एक्सपोजिटर, कंटेम्परेनिया एक्सपोजिटर।
ठीक है। मीनिंग ऑफ द टर्म्स टेकन एट द टाइम ऑफ कंक्लूजन ऑफ द ट्रीटी। सर फॉर एग्जांपल ट्रीटी में कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जो शायद प्रेजेंट डे में यूज ही नहीं होता। आपको सर उस टाइम का मीनिंग लेना है। फॉर एग्जांपल अगर ट्रीटी में तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर आपके सामने अगर अशर्फिया वर्ड लिखा हुआ है, सर ट्रीटी का अशर्फिया का मतलब होता है मनी। अशर्फिया का मतलब होता है मनी। सो आपको उसका इंटरप्रिटेशन ना कई बार वर्ड्स का ना उस साल में जाके करना पड़ेगा जिस साल में वो ट्रीटी बनी हुई है। इसका मतलब क्या था? मीनिंग ऑफ द टर्म्स टेकन एट द टाइम ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द ट्रीटी। सर उस टाइम पे अशर्फियों का सेंस मतलब क्या बनता था? मनी। तो आज भी अगर आपके सामने कहीं पे भी ट्रीटी में अशर्फिया मिले तो उसको मनी मान के चलना है। एग्जाम्पल थोड़े से वेग है, आई अंडरस्टैंड, बट एग्जाम्पल काफी सटीक है। एग्जाम्पल से आपको याद रहेगा पेपर में कि क्या करना है। सर लिबरल कंस्ट्रक्शन, सर ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। ऊपर मेरे को बोला गया सर लिटरल मीनिंग निकालना है, नीचे बोलता है लिबरल कंस्ट्रक्शन निकालना है। सर कहता है ना कि यार आप लिटरल मीनिंग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उठाओगे, लेकिन सर जहां पे लिटरल मीनिंग वेग होता है ना, आप लिबरल मीनिंग उठाओगे ताकि सर जो भी इंटेंशन ऑफ द पार्टीज है ना वो मीट हो जाए। आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम गोल्डन रूल कहते हैं ना, आप सर लिटरल मीनिंग उठाओगे, लेकिन कभी भी अगर आपको लगता है ना सर वेग मीनिंग बन रहा है, आप लिबरल कंस्ट्रक्शन करोगे और सर उसका लिटरल मीनिंग छोड़ के लिबरल मीनिंग जाओगे। सर लिबरली थोड़ा उसको इंटरप्रेट करने वाले हो। सर प्लस कहता है सर ट्रीटी एज अ होल को आप रीच कर रहे हो, रीड करने वाले हो। कभी जरूरत पड़े ना सर आप प्रियम्बल भी रीड कर लेना, आप उसके अलावा प्रोटोकॉल भी रीड कर लेना, सब कुछ रीड कर लेना साथ में। ट्रीटी एज अ होल रीड करोगे। अगर आप आधी अधूरी ट्रीटी रीड करते हो सकता है आपका इंटरप्रिटेशन गलत निकले। लास्ट में कहता है सर रीजनेबल और कंसिस्टेंसी का ध्यान दे देना। जो भी आप पढ़ो सर ऐसा होना चाहिए कि सर रीजनेबल होना चाहिए, कुछ भी मतलब नहीं निकल सकता ट्रीटी का। पूरा पढ़ के रीजनेबल और कंसिस्टेंसी फॉलो करने के बाद ही ट्रीटी को इंटरप्रेट करना है। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटीज के बेसिक प्रिंसिपल। क्या आपको याद रखने हैं? क्या इसमें दो आपको याद रखने पड़ेंगे, एक गोल्डन रूल और एक होता है कंटेम्प्रेनिया एक्सपोजिटो। कंटेम्प्रेनिया एक्सपोजिटो, ये दो आपको याद रखने, दो इंपॉर्टेंट है। सर एक्सट्रिंसिक एड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज। सर एक बार टैक्स ट्रीटीज बन गई, इंटरप्रिटेशन कैसे करना है? सर अपने को तो बता दिया कि सर ये तो रूल्स हैं, ये तो रूल्स हैं। सर लेकिन सोर्सेस भी तो हो सकते हैं। अगर एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, आपके सामने ना इंटरप्रिटेशन के दो तरीके होते हैं। एक तो आपको रूल्स दे दिया जाए, आपको इंग्लिश फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश को आपको रीड करना है तो आपको पता होना चाहिए ना कि आय के साथ आर नहीं लगता। आय के साथ आर नहीं लगता कभी भी, ये आपको सर प्रिंसिपल्स बता देंगे कि सर आय के साथ आर नहीं लगता। लेकिन सर आर आपने सही लिखा कि नहीं लिखा, सर उसके लिए तो आपको सपोर्ट लगेगा ना, उसके लिए सर आपको एक्सट्रिंसिक एड लगेगा। ये दोनों में डिफरेंस है। आई आर राहुल कभी नहीं बोलूंगा सर, ये बेसिक प्रिंसिपल बताएगा कि सर कैसे उसको रीड करना है। लेकिन सर आर सही लिखा है कि नहीं लिखा, सर उसके लिए तो आपको एक्सट्रिंसिक एड देखने पड़ेंगे ना। वो एक्सट्रिंसिक एड का मतलब है। दोनों में डिफरेंस क्या है कई बार समझ में नहीं आता। सर ये भी ट्रीटी रीड करने में हेल्प कर रहे हैं और ये भी ट्रीटी रीड करने में हेल्प कर रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है? ऊपर बता रहा है कि कैसे कैसे वो आपको प्रिंसिपल्स बता रहे हैं और यहाँ पे आपको एड्स बता रहे हैं कैसे कैसे रीड करना है। सर कैसे कैसे रीड करोगे, इंटरप्रेट करोगे ट्रीटी को? कहते हैं सबसे पहले ना आप प्रोटोकॉल के पास जाओ। प्रोटोकॉल क्या होता है? सर प्रोटोकॉल की डेफिनेशन दे रखी है। सर आप एग्जाम में जब आप बैठते हो तो आपके लिए हर साल क्या एप्लीकेबल होते हैं? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट सर क्या होते हैं? सर क्या होता है, एक छोटा सा शीट ऑफ पेपर होता है जिसमें जो भी चेंजेस उनको देने होते हैं ना, या जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं ना, सर वो सपोर्टिंग चीजें ना आपको एक अलग से एक शीट में दे देते हैं, नीचे से आईसीआई दे देता है। हमेशा आपके पोर्टल पे दिख जाएगा हर साल हर अटेम्प्ट से पहले। अनेक्जर के रूप में सर ट्रीटी के एंड में जो भी डिटेल्स दे रखी है ना, जो ट्रीटी को पढ़ने में सपोर्ट करे और जिसके कारण ट्रीटी ज्यादा बेहतर समझ में आए, सर उसको बोला जाता है प्रोटोकॉल। कई सारी अगर आप बुक्स उठाओगे ना, आप उसमें कई बार लिखा होता है संदर्भ सूची। अगर आप हिंदी बुक्स पढ़ते हो कभी, संदर्भ सूची लिखी रहती है, ठीक है। उसके अलावा और भी चीजें उसमें दी रहती हैं। कई बार मीनिंग्स दिया जाता है कई सारी चीजों का। सर प्रोटोकॉल इसलिए ना ट्रीटी का पार्ट ही माना जाता है। अगर आप कभी बुक पढ़ो, बुक के पीछे अगर किसी वर्ड्स की मीनिंग दे रखी है, आपको स्टेटमेंट्स का मीनिंग दे रखा है, कॉन्टेक्स्ट दे रखा है ना, तो आप उस वर्ड्स और कॉन्टेक्स्ट को पढ़े बिना पूरी बुक नहीं रीड कर सकते। इसलिए सर प्रोटोकॉल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट बुक पढ़ना है। इसलिए सर प्रोटोकॉल को भी ट्रीटी का ही पार्ट माना गया है। सर प्रोटोकॉल पढ़ोगे आप, कोई रेजोल्यूशन पढ़ोगे सर, और जो कोई कमिटी की रिपोर्ट्स है, कमिटी की रिपोर्ट्स पढ़ो। कभी भी अगर आपको ट्रीटी समझनी है, क्यों ट्रीटी लाई गई, क्या पर्पस था, क्या इंटरप्रिटेशन है, उसके लिए ना आप कमिटी की रिपोर्ट्स, रेजोल्यूशन और प्रोटोकॉल जरूर पढ़ोगे। सर कोई सब्सिक्वेंट अग्रीमेंट हुए सर आपस में दूसरी पार्टीज के साथ, सर उस केस में क्या सब्सिक्वेंट अग्रीमेंट्स को पढ़ोगे? फिर कहता है सब्सिक्वेंट कंडक्ट्स ऑफ पार्टीज एज एविडेंस ऑफ इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एंड कंसेप्शन ऑफ ट्रीटी। सर कंडक्ट ऑफ पार्टीज भी आगे का देख लेना। उसके अलावा सर कोई भी अदर पार्टी इन पेरीमेटेरिया, सर अगर अगर सेम सिचुएशन में कोई दूसरी पार्टी ट्रीट करी, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ट्रीटी है, सर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ट्रीटी आप इंटरप्रीट करना चाह रहे हो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ट्रीटी में इंटरप्रीट करना चाह रहे हो कि रॉयल्टी का पेमेंट इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को किया,
इसमें क्या टैक्स लगना चाहिए, इसमें आपको समझ नहीं आ रहा। आप चले गए, आपने देखा कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में जो ट्रीटी हुई है ना सर, उस ट्रीटी में भी सेम चीज़ लिखी हुई है, उसने ऐसे-ऐसे इंटरप्रेट किया हुआ था ना, आप वैसे इंटरप्रेट कर लो। उसके अलावा कहता है सर इंटरनेशनल आर्टिकल्स और पब्लिकेशंस पढ़ लो, उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। प्रिएम्बल पढ़ लो सर, प्रिएम्बल क्या होता है सर, फ्रंट पेज अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल लिखा होता है तो इंडिया इज़ अ सॉवरेन नेशन, मतलब ऑल इंडियाज़ आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सब नहीं होता। लेकिन सर इंडिया का जो प्रिएम्बल है ना, उसमें आपको दिया होता है कि सर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं। इंडिया इज़ अ सॉवरेन नेशन। इसके अलावा इंटीग्रिटी आपको लगानी है, इंटीग्रिटी रखनी है देश के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन का मान करना है, कुछ बेसिक चीज़ें ना आपको दी जाती है प्रिएम्बल में। उस प्रिएम्बल को आपको ज़रूर पढ़ना है कभी भी अगर आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो ट्रीटी का। प्लस साथ में सर म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, अगर आपस में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल राहुल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर्स के थ्रू डिसाइड हुआ, सर वो म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर आप आगे भी लगा सकते हो इंटरप्रिटेशन करने के लिए ट्रीटी का। लास्ट में कहता है सर अगर कोई फॉरेन कोर्ट जजमेंट्स है तो फॉरेन कोर्ट जजमेंट्स का भी सहारा लेना, उससे भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। दीज़ आर एक्सट्रिंसिक एड्स एंड दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पेपर में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है। एक छोटा-सा क्लैरिफिकेशन है मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज़ का। बड़ा-सा है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, जितना मैं बता रहा हूँ उतना सिर्फ सुनते चलना क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड, क्वेश्चन में काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। मोस्ट फेवर्ड नेशंस एज़ द नेम सजेस्ट ना कि मेरे लिए कौन से मेरे फेवरेबल नेशंस हैं। मेरे लिए मेरे कौन-कौन से फेवरेबल नेशंस हैं। सर कुछ संगठन हैं जिसमें 6-7 देश हैं, 6-7 कंट्रीज़ हैं। सर इन 6-7 कंट्रीज़ में क्या होता है ना सर, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया, श्रीलंका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया आपस में मोस्ट फेवर्ड नेशन का हिस्सा है। इंडिया और जर्मनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। सर रॉयल्टी को ना हम 10% से ही टैक्स करने वाले हैं, रॉयल्टी को हम 10% से टैक्स करने वाले हैं। सरकार कहती है अगर कोई नया पर्सन इस मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज़ में हिस्सा बन रहा है, सर फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ग्रीस अगर हिस्सा बना, सर ग्रीस और इंडिया का एग्रीमेंट हुआ, इंडिया और ग्रीस का हिस्सा एग्रीमेंट हुआ कि रॉयल्टी ना अब 5% से टैक्सेबल हो जाएगी। यार मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज़ पता है क्या बोलता है कि तुमने अगर किसी नए मेंबर को किसी कम रेट से टैक्सेबिलिटी करवाई है ना, जो कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का ही हिस्सा है, तो बाकी सारे देशों के लिए भी ना सर रॉयल्टी का रेट इंडिया के केस में 5% हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल मोस्ट फेवर्ड नेशन। आपस के जितने भी देश हैं ना, जो कम से कम रेट होगा ना किसी एक के लिए भी, और सर बाद में आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, सर उस केस में क्या होगा, उस केस में जो कम वाला रेट है ना वो सबके लिए लगने वाला है। लेकिन वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीस बाद में हिस्सा बना, म्यूचुअल एग्रीमेंट का हिस्सा है सर, लेकिन ग्रीस के साथ चर्चा हुई कि सर हम 20% रॉयल्टी लेंगे। क्या इसका मतलब ये है क्या कि इन सब से 20% हो जाएगी या इससे भी 10% लेंगे? सरकार कहती है नहीं, सिर्फ कम अगर रॉयल्टी हो रही है तो सबके लिए कम होगी, लेकिन अगर किसी के लिए रॉयल्टी बढ़ रही है तो सबके लिए बढ़ने नहीं वाली। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द कांसेप्ट ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन। क्वेश्चन देखो एक बार, कोई क्वेश्चन नहीं, इसको पढ़ो जल्दी-जल्दी से। Protocol of India's DTAA with some countries, especially European states and OECD members, contains a provision referred as most favored nation clause. Each most favored nation, though each most favored nation clause in this DTAA has different formulation, सर अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन सर एक बेसिक बॉटम लाइन सब में सेम रहने वाली है। क्या कहता है? If after the signature of entry into force of the DTAA with the first state, मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेट यहाँ पे क्या है सर, इंडिया के साथ जर्मनी का सर हो गया, जर्मनी का सर एंट्री हो गई और सर डीटीडब्ल्यू एंटर हो गया और दोनों मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज का हिस्सा है। इंडिया एंटर्स इनटू डीटीडब्ल्यू विद अनदर ओईसीडी मेंबर, फॉर एग्जांपल ग्रीस के साथ वापस एंटर हुआ, wherein India limits its source taxation rights in relation to certain income, such as dividend, interest, royalty, to the lower rate or a scope restricted than the scope provided in the items in the first state। यानी ग्रीस के साथ टैक्सेशन के टाइम पे आपने 5% रख दिया, जबकि जर्मनी के साथ 10% है। सरकार कहती है then first state such beneficial treatment shall be extended to first state, यानी सर जो फर्स्ट स्टेट था जिसके साथ आपने एग्रीमेंट किया इसमें भी 10% के बदले 5% लगने वाला है। दो दिस सर्क्यूलर
CBDT clarifies the applicable of MFN clause, the benefit of lower rate or restricted scope of source taxation rights in relation to certain items such ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक आइटम्स के लिए लगने वाला है ये MFN क्लॉज क्या कहता है सर डिविडेंड के केस में सर इंटरेस्ट रॉयल्टीज FTS इन चार के केसेस में ही लगने वाला है प्रोवाइडेड दैट इंडिया GTAA with the third state will be available to the first OECD first state only अब the following conditions are met सर कुछ कंडीशंस मीट होनी चाहिए तभी आपको सर मोस्ट फेवर्ड क्लॉज का बेनिफिट मिलने वाला है मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज कहता है सेकंड ट्रीटी है ना सेकेंड ट्रीटी इज एंटर्ड आफ्टर सिग्नेचर ऑफ द फर्स्ट ट्रीटी मतलब जर्मनी के साथ एंट्री हुई उसके बाद ही ग्रीस में हुई होगी सर अगर ग्रीस के साथ पहले एग्रीमेंट हो गया 5% वाला बाद में जर्मनी के साथ हुआ तो सर कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला सेकंड कहता है सेकंड ट्रीटी इज एंटर्ड इनटू इंडिया एंड स्टेट विच इज अ मेंबर ऑफ द ओईसीडी एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ध्यान देना सर ग्रीस के साथ ना जब एंट्री कर रहे हो ग्रीस के साथ जब 5% का क्लॉज दे रहे हो ना सर ये ओईसीडी का पार्ट होना चाहिए सर अगर ओईसीडी का पार्ट नहीं है और आपने 5% का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बाद में ओईसीडी का पार्ट बना दो सर बाकी लोगों को बेनिफिट नहीं मिलने वाला तीसरा कहता है इंडिया लिमिट्स इट्स टैक्सिंग राइट इन द सेकंड ट्रीटी इन रिलेशन टू सर अगर लिमिट किया हुआ होना चाहिए ऐसा नहीं कि यहाँ 10% चार्ज कर रहे हो आप यहाँ पे 15% चार्ज कर रहे हो सर आपने टैक्सिंग राइट्स को लिमिट कर रखा हो अगर टैक्सिंग राइट्स आपने ज्यादा ले रखे हैं तो फिर कोई भी एडवांटेज दूसरों को नहीं मिलने वाला और चौथा कहता है ना सेपरेट नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड बाय इंडिया इंपोर्टिंग द बेनिफिट्स ऑफ द सेकंड ट्रीटी इनटू द फोर्स मतलब इंडिया ने नोटिफिकेशन इशू कर रखा हो अगर ये सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है ना तो फिर जो जर्मनी के साथ आपने एग्रीमेंट किया ना वो भी लोअर रेट से टैक्सेबल हो जाएगा 100 बात की एक बात इतना सही बस आपको लिख के आना है ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे ये एग्जाम में आपके लिए रेलेवेंट है मैं आपको यहां बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ चैप्टर आपको देखना है उसके बाद ही आप आगे बढ़ो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में इसी का एग्जांपल लिया हुआ है इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है और उसमें मैटर ये नहीं करता उसमें ये मैटर करता है कि आप ये 4 पॉइंट लिख के आए कि नहीं है अगर आप 4 पॉइंट नहीं लिख के आए तो आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा ये 4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए सर बेनिफिट कब कब मिलने वाला है सर कहता है सेकंड ट्रीटी फर्स्ट के बाद ही एंटर की हुई हो उसके अलावा सर सेकंड ट्रीटी जब आप एंटर कर रहे हो ना सर तब वो ओईसीडी का मेंबर हो चुका हो उसके अलावा तीसरा पॉइंट कहता है सर इंडिया ने लिमिट कर रखे हो अपने राइट्स को और चौथा कहता है सर इंडिया ने नोटिफिकेशन इशू कर रखा हो ये 4 पॉइंट जब मीट होंगे तभी सर मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज का बेनिफिट आपको फर्स्ट स्टेट को मिलने वाला है सेकंड स्टेट के बेसिस पे सर सर कभी भी ना अगर ट्रीटी में टर्म डिफाइन नहीं कर रखी है ना तो आप दो तरीके से उसको इंटरप्रीट करोगे सर एक होता है स्टैटिक वे और एक होता है एम्बुलेटरी वे स्टैटिक वे क्या होता है सर जब ट्रीटी साइन की गई तब आप देखोगे या फिर सर जब उसका एप्लीकेशन हुआ था तब आप देखोगे क्या इस इंटरप्रिटेशन के लिए मैटर करता है सर इन वर्ड्स का मीनिंग इंपॉर्टेंट है अल्टीमेटली आपके लिए मैटर क्या करता है स्टैटिक मतलब क्या होता है और सर एम्बुलेटरी मतलब क्या होता है मीनिंग ऑफ टर्म्स इज इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ टर्म्स इज इंपॉर्टेंट बस आपको मीनिंग पता होनी चाहिए सर किस रेलेवेंस में बोली जा रही मीनिंग वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है लेकिन सर मीनिंग पता होनी चाहिए स्टैटिक यानी जो स्थिर रहता है जो पहले था उसी को ही देखा एम्बुलेटरी जो बदलता रहता है सर जो आपने प्रेजेंट डे की मीनिंग देख रहा है वो होता है स्टैटिक और एम्बुलेटरी सर वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा मुश्किल भी है बस साथ में मेरे आपको मेरे साथ में रहना है सर सबसे पहले कहता है वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी में सबसे पहली बात कहता है पेक्टा संड सर्वांडा ये आपको याद रखना है पेक्टा संड सर्वांडा क्या पढ़ रहा हूँ सर इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी पढ़ रहा हूँ मैं इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी में ना सर सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ था पहले पेज में बताया हुआ था आपको कि सर वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज में इंटरप्रिटेशन के बारे में चर्चा की गई थी सर ये है क्या मल्टीलेटरल ट्रीटी है सर मल्टीलेटरल ट्रीटी बहुत सारे देशों ने आपस में साइन किया था कि हम ऐसे चल के इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं, कई सारे लोगों इंटरनेशनल टैक्स लॉस के बारे में सर उसी के लिए सबसे पहले कहता है कि पेक्टा संड सर्वांडा का आपको ध्यान देना पड़ेगा आपको सर ट्रीटीज को ना सर जो भी फॉलो करेगा गुड फेथ में फॉलो करेगा ट्रीटीज को गुड फेथ में फॉलो करने वाला है सर गुड फेथ मतलब आप जानते हो कि जो आप कर रहे हो ना सही कर रहे हो गुड फेथ में फॉलो करने वाले हो आप सेकेंड चीज सर इंटरनेशनल लॉज एंड ऑब्जर्वेशंस अ पार्टी एंड मे नॉट इन्वोक द प्रोविजंस ऑफ द इंटरनल लॉज एज जस्टिफिकेशन टू द फेलियर टू द परफॉर्म ऑफ द परफॉर्म द ट्रीटी सर आप कभी भी ना सर इंटरनेशनल लॉज को फॉलो नहीं करने का बहाना ये नहीं दे सकते कि आपके लोकल लॉज परमिट नहीं कर रहे थे ऐसा वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी में बात निकली ठीक है नॉन रेट्रो एक्टिविटी ऑफ द ट्रीटी सर ट्रीटी को कभी भी आप रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड नहीं करने वाले अगर आपको लग रहा है कि सर आपको ऑस्ट्रेलिया से आपको रॉयल्टी ज्यादा लेनी है आप रेट्रोस्पेक्टिवली कभी भी ट्रीटी अमेंड नहीं कर सकते आप सिर्फ प्रोस्पेक्टिवली कर सकते हो टेरिटोरियल स्कोप ऑफ ट्रीटी सर ट्रीटी हर पर्सन को बाइंडिंग होगी अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड और सर कुछ जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन सर अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है कि जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन हम पढ़ रहे हैं तो किस में पढ़ रहे हैं अगर कभी भी आपसे पूछे कि इंटरप्रिटेशन कैसे करता है तो आपको ऊपर के प्रिंसिपल लिखते हैं सर गोल्डन रूल जो हमने पढ़ा लिटरल फिर सब्जेक्टिव पढ़ा था हमने लिबरल पढ़ा था उसके अलावा हमने और भी बहुत सारे रूल्स पढ़े थे वो प्रिंसिपल्स थे
सेकंड चीज़ हमने पढ़ी थी एक्सट्रिंसिक एड्स, एड्स अलग चीज़ होती है। यहाँ पे सर हम क्या पढ़ रहे हैं? सर हम वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी में जनरल पर्पस पढ़ रहे हैं, जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। वियना कन्वेंशन लॉ ट्रीटी कैसे कहता है कि इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। ऊपर हमने बेसिक प्रिंसिपल पढ़े थे, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एज़ पर वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी। सर ट्रीटी शुड बी इंटरप्रेटेड इन गुड फेथ, इसको याद रखना है। ये पॉइंट आपके लिए डबल स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछता है। तो सर आप हर चीज़ पे स्टार लगवा रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ लिमिटेड चीज़ों पे स्टार लगवा रहा हूँ। आपको जो चीज़ें भूलेंगी ना, मैं उसी पे स्टार दिलवा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम के 1 दिन पहले अगर आप पढ़ने बैठोगे ना, तो आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे सिर्फ स्टार वाली चीज़ों पे नज़र घुमाने में, ना बोलो 5 मिनट में भी कंप्लीट हो जाए। तो इतना मेहनत कर सकते हो सर। 5 मार्क्स का ना श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और मैं बताऊँ अगर पेपर मुश्किल होगा ना, तो आपको ये पॉइंट बचा लेगा, और पेपर आसान होगा ना, तो फिर ये पॉइंट आपको बचाएगा, क्योंकि सर 4 नंबर इसमें श्योर शॉर्ट जल्दी आ जाएँगे। बाकी चीज़ों में प्रैक्टिकल पोर्शन में एग्जामिनर फिर भी आपके नंबर काट सकता है। सर इसमें अगर आपने 5 में से 4 पॉइंट लिखे तो 4 नंबर दे देगा। तो सीरियसली इस चीज़ को करना है अपने को, छोड़ के नहीं जाना। दुनिया छोड़ती है, आप छोड़ के चले जाओगे, आपके 5 नंबर सीधे फ्लैट आउट हो जाओगे आप। ठीक है? जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या कहता है? सर ट्रीटी शुड बी इंटरप्रेटेड इन गुड फेथ एज़ पर द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ टर्म्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रीटी। फॉर इंटरप्रिटेशन इट कंप्राइजेस प्रिएम्बल एंड एनेक्सर। सर प्रिएम्बल और एनेक्सर को साथ में लोगे। एनी एग्रीमेंट रिलेटिंग टू ट्रीटी मेड बिटवीन पार्टीज एट द टाइम ऑफ कंक्लूजन ऑफ द ट्रीटी, कंक्लूजन ऑफ ट्रीटी के साथ अगर आपने कोई एग्रीमेंट करा सर उसको भी साथ में देखोगे आप। जो सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट्स और प्रैक्टिस हो इसको भी साथ में देखोगे। सर कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर बाद में आए ट्रीटी के बाद सर उसको भी देख लेना। और लास्ट में कहता है ना कि एनी सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन ऑफ द ट्रीटी साइंड बाय द पार्टीज प्रैक्टिस, वो भी आप देख लेना, और कोई भी रेलेवेंट क्लॉज है इसको भी देख लेना। ये आपको 6 चीजें देख के चलनी, 7 चीजें इंटरप्रिटेशन के लिए। जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन एज पर वीसीएलटी, वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर कभी भी ऊपर का सपोर्ट लेने के बाद आपको लग रहा है ट्रीटी का मतलब एम्बिगुअस निकल रहा है, अनरीजनेबल साउंड कर रहा है, आप सप्लीमेंट्री मीनिंग लोगे। सर इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी ऑथेंटिकेटेड इन 2 और मोर लैंग्वेजेस। सर इक्वली ऑथेंटिकेट होनी चाहिए सारी लैंग्वेजेस में। ऐसा नहीं हो कि आपने अगर ट्रीटी इंग्लिश में लिखी हुई है, अगर ट्रीटी आप मलयालम में कन्वर्ट कर रहे हो या फिर हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हो, सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदी में पढ़ने में उसका मतलब बदल जाए। सर टर्म्स ऑफ ट्रीटी शैल बी प्रेज्यूम्ड टू हैव सेम मीनिंग। सर इंग्लिश में अगर आप रॉयल्टी की मीनिंग लिख रहे हो ना, तो हिंदी में भी रॉयल्टी की वैसी मीनिंग निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदी में अलग मीनिंग निकल रही हो। डिफरेंस इन मीनिंग, डिफरेंस इन मीनिंग देन मीनिंग व्हिच मीन्स जो ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ द ट्रीटी शैल बी टेकन। अगर डिफरेंस इन मीनिंग है ना, तो देन जो भी मीनिंग सर ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए मानी जाए ना सर, वो वाली मीनिंग को ले लेना। सर जनरल रूल रिगार्डिंग थर्ड स्टेट कहता है सर किसी भी थर्ड स्टेट की ऑब्लिगेशन नहीं होती ट्रीटी में। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ट्रीटी है ना, और अगर आप पेमेंट कहाँ कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो श्रीलंका में, तो सर श्रीलंका को कोई लायबिलिटी नहीं होती इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रीटी में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रीटी में जो भी रेट प्रिस्क्राइब है सर, वो श्रीलंका वाली ट्रीटी पे नहीं लगने वाला। सर कहता है वैलिडिटी एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द इन फोर्स ऑफ द ट्रीटी, सर इट शैल बी एज पर ट्रीटी प्रोविजंस। कितने समय तक के लिए ट्रीटी चलने वाली, जो ट्रीटी बोल दे। सर टर्मिनेशन और सस्पेंशन ऑफ द ट्रीटी, सर कब सस्पेंड होने वाली है? सर कहता है अगर कोई मटेरियल ब्रीच हुई है ना, तो तब सर सस्पेंड हो जाएगी। या फिर सर कोई ऐसा रेपुडिएशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सर जो अलाउड नहीं था, सर ऐसा कुछ हटा दिया, ऐसा कुछ फॉलो कर लिया गया जो अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ कर दिया आपने ना सर, उस केस में ट्रीटी हो जाएगी। या फिर ऐसा कि वायलेशन ऑफ एन एसेंशियल प्रोविजन, किसी भी अगर सर वायलेशन ऑफ द एसेंशियल प्रोविजन हुआ है ना, कोई इंपॉर्टेंट प्रोविजन का वायलेशन हुआ है ना, उसको मटेरियल ब्रीच बोल देंगे। और सर इस मटेरियल ब्रीच ब्रीच के बेसिस पे ना ट्रीटी ट्रीटी का सस्पेंशन या टर्मिनेशन किया जा सकता है। सर फॉर एग्जांपल अगर सर कोई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आ जाए, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आ जाए। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या हो जाता है? सर ट्रीटी में ऐसा लिखा हुआ है कि टैक्स तभी लगने वाला है जब राहुल चांद पे घूम के आ जाएगा 1 साल के लिए। चलो नहीं, राहुल चांद पे घूम के आ जाएगा 100 साल के लिए। सर अगर ऐसे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी निकला है ना, उस केस में आप सस्पेंड कर दो उस ऑपरेशन को। सर ऐसा कोई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आप ट्रीटी में नहीं देने वाले। लास्ट में कहता है सर फंडामेंटल चेंजेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस। सर अगर लग रहा है कभी भी कोई चेंज हो गया सर्कमस्टेंसेस में, तो आप ट्रीटी को भी सस्पेंड कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है ना कि एक्जिस्टेंस ऑफ दीस सर्कमस्टेंसेस एसेंशियल, अगर सस्पेंड करना एसेंशियल है तो आप सस्पेंड कर दोगे। और लास्ट में कहते हैं इमर्जेंस ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सर फॉर एग्जांपल अगर कोई नया कोई लॉ आ जाता है ना किसी भी तरीके का, फॉर एग्जांपल कैसा कोई लॉ निकलता है कि हर देश में सारी इनकम 10% से टैक्सेबल हो जाएंगी, सर उस केस में आप ट्रीटी को वॉइड मान लोगे। दिस वाज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स लॉज, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटीज, एप्लीकेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टैक्स ट्रीटीज। इतना सा हमारा चैप्टर था। दिस वाज द मोस्ट बोरिंग चैप्टर ऑफ द इनकम टैक्स, आई कैन एक्सेप्ट दैट, बट कोई बात नहीं, सिलेबस का पार्ट है तो पढ़ना पड़ेगा आपने। एक बात बताओ, इस पॉइंट चैप्टर में कोई दिक्कत है क्या? देखो अगर आप पुराना चैप्टर उठाओगे ना, पिछले वाला चैप्टर उठाओगे, तो उस पिछले वाले चैप्टर में आई डोंट थिंक आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो।
आई डोंट थिंक कोई भी दिक्कत आ रही होगी। इस चैप्टर में थोड़ी बहुत लगता है कि फ्रिक्शन आता है पढ़ने में। तो कोई बात नहीं यार, पढ़ना तो पड़ेगा, कोई चॉइस है नहीं, चैप्टर ही ऐसा है, इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। बट यस, नेक्स्ट वाला जो चैप्टर होगा ना अपना बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, वो बढ़िया होने वाला है, बिल्कुल एकदम मज़ा ही आ जाएगा वो पढ़ के। उसके बाद बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा, ठीक है? उसको सीधे चालू करते हैं, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। मुझे पता है कि यार आप लोग का मन कम लग रहा होगा ये चैप्टर पढ़ने में, लेकिन ऐसे है ना कि अभी कंप्लीट कर लो, तो ज़्यादा बेहतर है, बाद के लिए छोड़ेंगे ना तो फिर बाद में कभी नहीं होती ये, ठीक है? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, फंडामेंटल्स ऑफ वेब्स, क्या बात करता है? सुनना। वेब्स रेफर्स टू टैक्स प्लानिंग, कुछ भी हटाओ, सब हटाओ, सब हटाओ, सब हटाओ। सर मैं इतना ध्यान दो, आपने ना नो इश्यूज़, चलो परफेक्ट, परफेक्ट। सर हाई टैक्स ज्यूरिसडिक्शन से ना, हाई टैक्स ज्यूरिसडिक्शन से ना इनकम को ट्रांसफर कर दिया सर लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में। यानी सर आपने हाई टैक्स बेस को इरोड करके सर प्रॉफिट शिफ्ट कर दिया लो टैक्स में। लिटिल बोरिंग बट समझ में आ रहा है। बेटर है, एक बार पता है, एक बार दिमाग में बैठ जाता है ना, बार-बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको पढ़ने की। एक बार पढ़ के खत्म कर दूँ ना, बार-बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? फंडामेंटल्स ऑफ वेब्स क्या कहता है? वेब्स refers to tax planning strategies that exploit gaps and mismatches in tax rules to make profit disappear and shift to location where there are no tax laws। सर यानी आप हाई पेइंग टैक्स ज्यूरिसडिक्शन से ट्रांसफर कर रहे हो अपनी इनकम किस में? लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में। कंप्लीटली आइसोलेटेड चैप्टर है। इसके लिए आपको पिछले 2 चैप्टर्स का कोई नॉलेज जरूरी नहीं है। बस आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ये कि हाई टैक्स ज्यूरिसडिक्शन से लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में ट्रांसफर करने में जो भी आपको एडवांटेज होता है ना सर, वो बेस और इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग बोला जाता है। सर बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के क्या-क्या नुकसान होते हैं सर? डबल स्टार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, आपको पता होना चाहिए ये। सर भारत सरकार में 30% टैक्स लगता है। लोगों ने इंटरेस्ट इतना ज़्यादा यहाँ से पे कर दिया। इंटरेस्ट कहाँ पेमेंट किया? कैमन आइलैंड्स में। सर इंटरेस्ट वहाँ पे कितना टैक्सेबल है? 0। सर भारत में आपने डिडक्शन ले लिया। भारत में आपने डिडक्शन ले लिया और सर कैमन आइलैंड्स में टैक्स भी नहीं भरा। सर आपने बेस इरोड कर दिया प्रॉफिट शिफ्ट करके, तो भारत को क्या नुकसान होगा? सर भारत को क्या नुकसान होगा? सर भारत के पास ना कम टैक्स रेवेन्यू आएगा और हायर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगी। टैक्स रिटर्न प्रोसेस करने में एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लग रही है सर, उसके अलावा क्या कम रेवेन्यू आ रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट दिक्कत है। सर उसके अलावा भारत के पास टैक्स कम आएगा, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम से कम हो पाएगी सर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नुकसान हो जाएगा। सर उसके अलावा सर क्या कॉर्पोरेट तो टैक्स भर नहीं रही है। सर जो लोकल बिज़नेसेज़ है ना, जो लोकल बिज़नेसेज़ है, उनके ऊपर सर ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। लोकल एंटरप्राइजेज़ हैव टू सफर डोमेस्टिकली। सर लोकल बिज़नेसेज़ के ऊपर ज़्यादा टैक्स होने वाला है। सर यानी ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि टैक्स इंटीग्रिटी हर्ट हो जाएगी? यानी जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है सर, उनके पास कोई टैक्स बर्डन नहीं आ रहा सर, हमारे ऊपर टैक्स बर्डन ज़्यादा आ रहा है जो सिर्फ इंडिया में काम कर रहे हैं। और लास्ट में कहता है ना सर, लोकल एंटरप्राइज़ को ना कॉम्पिटिशन करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि सर एमएनईज़ के प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन इंडिया लोकल एंटरप्राइज़ के टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो दीज़ आर दी 4 एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वेब्स। आपके सामने क्वेश्चन कई बार एग्जाम में सामने दिख सकता है 4 नंबर का। एडवर्स इफेक्ट बताओ, आप क्या एडवर्स इफेक्ट बताओगे? सबसे पहले बोलोगे कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम आता है, अंडर फंडिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज़ होती है, इंटीग्रिटी हर्ट होती है और लोकल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बेयर करना पड़ता है लोकल लोगों को। इग्नोर कर दो इस पॉइंट को। सर वेब्स में 15 एक्शन प्लान्स हैं, 15 एक्शन प्लान्स हैं। 15 एक्शन प्लान्स में जिस जो 3 फंडामेंटल पिलर्स पे खड़े हैं। सर क्या कोहेरेंस ऑफ द डोमेस्टिक रूल्स दैट अफेक्ट्स द क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज रेलेवेंट नहीं है, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, काम का नहीं, इसको आप इग्नोर कर दो इस पॉइंट। 15 एक्शन प्लान्स दे रखे हैं। सर किस चीज़ के लिए 15 एक्शन प्लान दे रखे हैं? सर बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकने के लिए। बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकने के लिए 15 एक्शन प्लान दे रखे हैं। इसमें से 14 ऐसे हैं ना जो इम्पोर्टेंट हैं और आपके लिए आसान भी है, 15वां मुश्किल है और 15 काम का भी नहीं है। तो आप 15वां वाले को पहले छोड़ देना, आपका चैप्टर 2-5 मिनट में खत्म हो जाएगा। एक्शन प्लान 1 क्या कहता है? एड्रेसिंग चैलेंज ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। सर डिजिटल इकोनॉमी की दिक्कत क्या होती है? सर जैसा मैंने आपको इक्वलाइजेशन लेवी में बताया था सर, अगर स्पॉटिफाई है, सर स्पॉटिफाई इंडिया में ऐड दिखाता है 50 लाख रुपए का पेमेंट ले रहा है। सर 50 लाख का पेमेंट ले रहा है, लेकिन सर कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं स्पॉटिफाई का, सर इंडिया में टैक्स ही नहीं भर रहा हो। इस डिजिटल इकोनॉमी में सर वहाँ पे इंडिया में बिज़नेस कर रहा है वो। इंडिया से पैसे ले रहा है सर, लेकिन इंडिया में कोई टैक्स नहीं भर रहा। सरकार बोलती इसको चैलेंज करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहला एक्शन आया, इसके लिए चैलेंज आया सर, क्या दिक्कत आ रही सुनना। डिफिकल्टी इन कैरेक्टराइजिंग नेचर ऑफ पेमेंट एंड एस्टैब्लिशिंग लिंक बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड टैक्स ज्यूरिसडिक्शन। सर वर्ड इंपॉर्टेंट है, लेकिन भावना क्या कहती है इसकी कि सर ट्रांजैक्शन को कैरेक्टराइज करने में दिक्कत आ रही है। सर कहाँ टैक्स लेना चाहिए उस एंटिटी का, ये दिक्कत आ रही है। सर उस वो पूरे वर्चुअली ऑपरेट करे, उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिज़नेस नहीं, पूरे वर्ल्ड में वर्चुअली ऑपरेट करे, सर कहाँ टैक्स लेंगे? वर्चुअल ट्रांजैक्शंस को तो कवर भी नहीं करते हम, पुराने टैक्स लॉस। तो ये दिक्कत आ रही थी पहली। दूसरा सर लोकेट करने में दिक्कत आ रही है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स। सर स्पॉटिफाई किस देश से एक्चुअली बिज़नेस दे रही है पता ही नहीं ना। 15 देशों में उसका बिज़नेस एक्टिविटीज़ है।
परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, कहाँ से बिज़नेस दे रही है, कैसे पहचानेंगे उसको? सर सर्वर है नहीं, सर कहीं से भी मिल सकते सर्विसेज़, कैसे उसको पहचानेंगे? और सर लास्ट में ना सर ओल्ड जो प्रेज़ेंस थी ना, ओल्ड फिज़िकल बेस्ड परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट रूल्स है ना सर, वो इनइफेक्टिव हो जा रहे हैं डिजिटल बिज़नेसेस में। तो जो पुराने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के रूल्स थे, सर क्या पुराने रूल्स थे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े मॉडल टैक्स कन्वेंशन में कौन-कौन सा सर ऑफिस रखो, फैक्ट्री रखो या फिर सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रखो या फिर वेबसाइट रखो, सर साइट रखो। सर ये सब पुराने रूल्स हैं। आजकल सर बहुत सारी कंपनियाँ इंडिया में कोई ऑफिस नहीं रखती लेकिन फिर भी करोड़ों का बिज़नेस कर रही है। सरकार कहती है वो जो पुराने रूल्स हैं ना सर वो इनइफेक्टिव हैं डिजिटल इकोनॉमी में। मैंने क्या बोला सर पेमेंट को कैरेक्टराइज़ करने में दिक्कत हो रही है। सर ट्रांज़ैक्शन को लोकेट करने में दिक्कत हो रहा है और लास्ट में कहता है सर पुराने पीई रूल्स इम्पोर्टेंट नहीं है। इस क्वेश्चन को आप मत याद करो, कोई काम का नहीं है ये। 3 दिक्कतें इसको आप याद मत करो। सर याद क्या करना है? सर क्या कर सकते हैं? ओईसीडी ने क्या रिकमेंडेशन दिया कि सर आप अपने पीए रूल्स को बदल दो। सर जब भी डीडीडब्ल्यूए के बीच में बात होगी ना सर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट में ना सर आप डिजिटल सर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस को भी ना आप परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मानो। प्लस सर आप और भी नए रूल्स लाओ। सर और नए रूल्स लाओ सर कैसे? वर्चुअल प्लेस ऑफ बिज़नेस को ना सर वर्चुअल प्लेस ऑफ बिज़नेस को भी ना सर पीई बनाओ। वर्चुअल प्लेस ऑफ बिज़नेस को भी पीई बनाओ। फॉर एग्जांपल कैसे इंडिया में अगर आप सर्वर होस्ट कर रहे हो ना, सर इंडिया के सर्वर पे अगर वेबसाइट होस्ट कर रहे हो ना सर इसको भी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मानेंगे। सर 2 रिकमेंडेशन दिए। तीसरा क्या कहा? इम्पोजिशन ऑफ सर विथहोल्डिंग टैक्स या फिर सर इक्वलाइजेशन लेवी। यानी सर इक्वलाइजेशन लेवी आप ला सकते हो यानी कभी भी अगर कोई एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट कर रहा है तो 6% इक्वलाइजेशन लेवी काट के पेमेंट करे ताकि कोई भी अगर सर डिजिटल सर्विसेज ले रहा है एड की सर्विस ले रहा है तो आपको टैक्स मिल जाए। प्लस सर विथहोल्डिंग टैक्स के लिए बोला गया सर विथहोल्डिंग टैक्स मतलब जब भी आप इंडिया से पैसे निकालना चाहते हो ना आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। विथहोल्डिंग टैक्स इंडिया में रोको, इन्वेस्ट करो, बढ़िया नहीं करते तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। विथहोल्डिंग टैक्स लेके आ जाओ। यानी सर ओईसीडी ने क्या 3 रिकमेंडेशन दिए। सबसे पहला रिकमेंडेशन सर एक्जिस्टिंग पी रूल्स को बदलो। फिर कहता है सर वर्चुअल फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस बनाओ। तीसरा कहता है विथहोल्डिंग टैक्स या फिर इंपोजिशन ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी लेके आ जाओ। इंडिया ने क्या किया सर? इंडिया ने क्या किया? सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस लाया। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 का पार्ट बी याद आ रहा है? पार्ट ए का सेकंड पार्ट था अगर ऐसा याद आ रहा हो। इक्वलाइजेशन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस लाए थे। 2 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर या 3 लाख से ज्यादा डाउनलोड, तो जो भी उनकी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज थी, सर सेल ऑफ डेटा से रिलेटेड एक्टिविटीज थी, सर उसके अलावा और भी चीजें हमने पढ़ी हुई थी ना, ये सब चीजों को आप कवर करो। प्लस सर इक्वलाइजेशन लेवी इंडिया में लाए फाइनेंस एक्ट में। तो मैंने क्या बोला सबसे पहला को याद क्या करना है सर? क्या करना है? सिर्फ मेरी जो बातें बोल रहा हूँ उसको याद करना है। एक्शन प्लान 1 क्या किया था? डिजिटल इकोनॉमी को टैकल करने के लिए। डिजिटल इकोनॉमी में दिक्कत क्या चल रही थी? सर ट्रांजैक्शन को कैरेक्टराइज़ नहीं कर पा रहे थे। उसके अलावा सर क्या हो रहा था कि जगह नहीं पकड़ पा रहे थे कहाँ पे टैक्स लगाना है। और इसके अलावा तीसरी दिक्कत क्या आ रही थी कि सर ओल्ड पीई रूल्स रेलेवेंट नहीं थे। सर ओईसीडी ने क्या रिकमेंडेशन किया? सर पीई रूल्स बदल दो आप। उसके अलावा सर कहता है कि सर वर्चुअल फिक्स प्लेस ऑफ बिज़नेस लेके आ जाओ ताकि वेबसाइट पे तो अगर कोई सर्वर होल्ड कर रहा है ना, कोई सर्वर पे कोई वेबसाइट होल्ड कर रहा है, सर्वर को आप पी बना दो। फिर लास्ट में कहता है सर इम्पोजिशन ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी या फिर विथहोल्डिंग टैक्स लेके आ जाओ। इंडिया ने क्या किया? सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस लेके आ गया प्लस सर इक्वलाइजेशन लेवी लेके आ गया 2016 में। दिस वाज़ एक्शन प्लान नंबर 1। एक्शन प्लान नंबर 2 बात करता है सर हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। कुछ काम का नहीं इसमें से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन ये अभी काम का नहीं है, काम का एग्जांपल है। आप एग्जांपल सुनो, वर्ड्स को याद ही मत करो। ठीक है, एग्जांपल सुनो, एग्जांपल के बेसिस पे आप आंसर लिख के आ जाना, आपका पूरा सही हो जाएगा। कंट्री एक्स है और कंट्री वाई है। कंट्री एक्स के कानून क्या कहते हैं ना, पेरेंट और सब्सिडियरी दोनों एक ही हैं। कंट्री एक्स के कानून कहते हैं पेरेंट और सब्सिडियरी दोनों एक ही हैं। कंट्री वाई के कानून कहते हैं सर पेरेंट और सब्सिडियरी ना अलग-अलग हैं। पेरेंट ने लोन दिया अपने बेटे को, लोन ने इंटरेस्ट का पेमेंट किया अपने पेरेंट को। सर एक्स कंट्री कहता है सर अलग-अलग है ना, तुमने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, यस कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, उसका डिडक्शन मिल जाएगा तुमको। लेकिन सर यहाँ पे दोनों को सेम मानते हैं, यहाँ पे दोनों को सेम मानते हैं, कहते हैं कि तुमको अपने घर से तो इंटरेस्ट मिला है, तुम्हारी इनकम थोड़ी मानी जाएगी, इसलिए कोई टैक्स नहीं हो गया। सर डुअल नॉन टैक्सेशन हो गया। एक केस डुअल नॉन टैक्सेशन का हुआ। दूसरा क्या हुआ? सर कंट्री एम में क्या बोला जाता है? सर कंट्री एम ने जो फंड्स दिए ना कंट्री एन को, सर ये इक्विटी मानता है और सर यहाँ कंट्री एन ने जो फंड्स रिसीव किए सर यहाँ पे डेट ट्रीट किया जाता है। सरकार कहती है जो भी यहाँ पे डिविडेंड का इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ, इंटरेस्ट का पेमेंट डिडक्टेबल था, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं भरना पड़ा। सर यहाँ पे क्या हुआ? सर डिविडेंड का पेमेंट करने डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, सर डिविडेंड क्योंकि इक्विटी है सर यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो गया, सर यहाँ पे टैक्सेबल होना चाहिए था, तो क्या हुआ सर डबल नॉन टैक्सेशन हो गया। या फिर सर ब्रांच के जो खर्चे एलोकेट होते हैं ना सर, बहुत ज़्यादा कम खर्चे एलोकेट होते हैं ना, सर ये भी एक दिक्कत थी। अब एक्शन प्लान की डेफिनिशन में आऊँ। कहते हैं अरेंजमेंट दैट एक्सप्लॉइट्स डिफरेंस इन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एन एंटिटी और एन इंस्ट्रूमेंट बिटवीन 2 एंटिटीज टू अचीव डबल नॉन टैक्सेशन। हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट क्या होता है कि सर
वर्ड्स का, सर एंटिटीज का, इंस्ट्रूमेंट्स का, सो डिफरेंट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डिफरेंस ऑफ टैक्स ट्रीटमेंट है ना, जिसके चक्कर में डबल नॉन टैक्सेशन हो रहा होता है ना सर, उसको अपने को अवॉइड करना है। ये हमारा इस एक्शन प्लान का उद्देश्य है। एग्जाम्पल बताओ सर, एग्जाम्पल कैसे कैसे कर सकते हैं डबल नॉन टैक्सेशन? सरकार कहती है एक ही डिडक्शन सर, क्रिएशन ऑफ टू डिडक्शन फॉर सिंगल बोरोवर, एक ही बोरोवर के लिए सर दो बार डिडक्शन ले ले। डिडक्शन सर बिना इनकम को लिए सर आपने डिडक्शन ले लिया, ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल। सर मिसयूज ऑफ फॉरेन टैक्स रेट आपने किया, या फिर सर आपने एग्जेम्पशन रेजिम से पार्टिसिपेट किया ताकि लो टैक्स रेजिम, लो टैक्स जुरिसडिक्शनल एरिया में आपने टैक्स भर दिया। सर ये चार तरीके हो सकते हैं जहां से आप डबल नॉन टैक्सेशन अचीव कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल नॉन टैक्सेशन अचीव कैसे कैसे हो सकता है? कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ओईसीडी ने क्या बोला सर, कैसे रोको? सर अपने लॉज ऐसे बना लो, ऐसे लॉज बना लो ताकि डबल नॉन टैक्सेशन में जो हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट का काम है ना सर, उसको न्यूट्रलाइज कर सके। जनरल रिकमेंड अमेंडमेंट्स याद नहीं, काम के नहीं, छोड़ दो उसको। मैंने क्या बोला? एक्शन प्लान वन डिजिटल इकोनॉमी, एक्शन प्लान टू क्या बोलते हैं? हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। यानी इंस्ट्रूमेंट्स का नेचर ऐसा है ना कि दोनों जगह पे नॉन टैक्सेशन हो रहा है। इंस्ट्रूमेंट्स का नेचर सर, एक के लिए डेट, एक के लिए इक्विटी, एक के लिए इंटरेस्ट, एक के लिए डिविडेंड, सर दोनों जगह नॉन टैक्सेशन हो रहा है। सर उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करोगे? अपने टैक्स लॉज अमेंड करोगे। उसके अलावा सर क्या तरीके होते हैं सर डबल नॉन टैक्सेशन की? चारों पॉइंट्स याद होने चाहिए, चारों पॉइंट याद होने चाहिए। ये पेपर में पूछा गया है कई बार, चार चार नंबर के लिए। सर क्या बोला? सर सबसे पहले बोलता है सर क्रिएशन ऑफ टू डिडक्शन फॉर सिंगल बोरोवर, या फिर सर बिना इनकम को लिया आपने डिडक्शन ले लिया, या फॉरेन टैक्स रेट यूज कर लिया, या फिर पार्टिसिपेशन इन एग्जेम्पशन रेजिम्स। ये चार आपको लर्न करने पड़ेंगे बाय हार्ट। भले सर आपको खल रहे हो कि यार क्या बोल रहा है कई बार, लेकिन सर याद होने चाहिए ये पॉइंट आपको। एक्शन प्लान नंबर 3 होता है कंट्रोल्ड फॉरेन ऑपरेशंस। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन टैक्स हेवन कंट्रीज, केमन आइलैंड्स, controlled directly indirectly by the resident of the higher tax jurisdiction। गड़बड़ क्या हुआ सुनना। हायर टैक्स jurisdiction फॉर एग्जांपल यूएसए एग्जांपल। यूएसए की कंपनी ने अपनी शेल कंपनी बनाई सर, किसमें? कीमन आइलैंड्स में कंपनी बनाई। सर इस शेल कंपनी कीमन आइलैंड्स में कंपनी बनाई। सर कीमन आइलैंड्स स्पेलिंग गलत रहती है मेरी हमेशा, मुझे टोकना मत इस चीज के लिए, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया में सर लोन देना है। यूएसए कंपनी डायरेक्टली इंडिया में लोन दे देगी, सर क्या होगा सर, यहाँ पे टैक्स यूएसए के हाथ पे टैक्स लग जाएगा। लेकिन क्या हुआ, यूएसए ने लोन दिया कीमन को, और कीमन ने इंटरेस्ट दिया सर कितना? कीमन ने लोन दिया इसको, इंडिया को। सर यहाँ पे जो इंटरेस्ट इनकम है ना वो एग्जेम्प्ट हो गई, यहाँ पे डिडक्शन मिल गया। सर यानी अगर कोई हाई टैक्स पेइंग कंट्री है ना, हाई टैक्स पेइंग कंट्री है ना, उस कंट्री की कोई कंपनी ना, कोई कंपनी, उस कंट्री की कोई कंपनी सर ऐसी कंट्रीज की कंपनी को ऑपरेट कर रही है जहां पे कम टैक्स लगता है, सर इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड फॉरेन ऑपरेशंस। To curb many to curb these practices, many countries came out with CFC regulations. As per CFC regulations, income earned by CFC shall be deemed to be income of the parent company and taxable in the parent state। सर इस केस में क्या होता है, यूएस सरकार ऐसा सीएफसी रूल्स लेके आ जाएगी। सर सीएफसी रूल्स लाएगी कि जो भी तुम्हारी सब्सिडी ने पैसे कमाए हैं ना सर, भले अगर वहां पे टैक्स कम लगता है ना तो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सीएफसी। मैंने अब तक क्या बोल दिया आपको? मैंने तीन चीजें बोली, डिजिटल इकोनॉमी, दूसरा मैंने बोला अब तक का हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट में क्या होता है, एक के लिए डिविडेंड, एक के लिए इंटरेस्ट। तीसरा मैंने क्या बोला आपको सर, कंट्रोल्ड फॉरेन ऑपरेशंस। सर एक पेरेंट कंपनी एक लो टैक्स जुरिसडिक्शन वाली कंपनी को, लो टैक्स जुरिसडिक्शनल कंट्री की कंपनी को ऑपरेट करती है ताकि दूसरे देशों में फंड घुमा के कम से कम टैक्स भरे। ये होता है कंट्रोल्ड फॉरेन ऑपरेशंस। इतना ही था अपना मेजर पोर्शन। चौथे एक्शन प्लान से तो कोई दम ही नहीं है। सर कहता है इंटरेस्ट डिडक्शन इन अदर फाइनेंशियल पेमेंट्स। कहता है एक मल्टीनेशनल एंटिटी में लोन गिवन बाय टैक्स हेवन कंपनी। सर मान लो फॉर एग्जांपल केमन आइलैंड्स है, केमन आइलैंड्स है, यहाँ पे एक कंपनी है सर, ये कंपनी इंडिया में टैक्स दे रही है। सर इंडिया में क्या हो रहा है, सर इंडिया में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल रहा है और यहाँ पे सर नो टैक्स लग रहा है। सर इंटरेस्ट डिडक्शन के लिए सर क्या किया गया, अदर फाइनेंशियल पेमेंट्स के लिए सर ओईसीडी ने रिकमेंड किए सर तीन रूल्स। इंडिया ने क्या फॉलो किया सर, इंडिया ने फॉलो किया 94 बी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। यानी कभी भी सर अगर अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को पेमेंट करो तो 30% ऑफ द इबिटडा ही देने वाले हो, इबिटडा ही देने वाले हो। ठीक हो गई बात? इंटरेस्ट पेमेंट के लिए ये बात कर दी।
इसमें क्या बोलता है ओईसीडी ने रिकमेंडेशन क्या दिए थे, 3 रूल्स दिए थे। फिक्स रूल। आप ओईसीडी ने क्या रिकमेंड किया ना, आप अपने टैक्स लॉ ऐसे बनाओ कि आप एंटिटी लेवल पे ना इतना ही टैक्स अलाउ करोगे, इतना इंटरेस्ट अलाउ करने वाले हो। यानी कोई भी एंटिटी ना सर अपने 30% ऑफ द इबिटा ज्यादा टैक्स नहीं दे सकती, इंटरेस्ट नहीं दे सकती। ऐसा रूल बनाओ। या फिर आपकी मल्टीपल एंटिटीज है ना, सब मिला के सर 50% ऑफ द इबिटा से ज्यादा नहीं दे सकती, ऐसा बनाओ। या टारगेटेड रूल्स बनाओ कि जैसे कुछ कंपनी जैसे बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी ना ये कितना कितना दे सकती है, ऐसे टारगेटेड रूल्स बनाओ। ऐसे रूल्स आप बनाओ ताकि आप अपने इंटरेस्ट पेमेंट को कंट्रोल कर सको। वापस क्या बोला मैंने, अब तक 4 प्लान्स बोले सर, 4 प्लान्स। पहला कौन सा, डिजिटल इकोनॉमी। दूसरा प्लान मैंने क्या बोला था, हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट, एक के लिए इंटरेस्ट एक के लिए डिविडेंड। फिर तीसरा मैंने क्या बोला था, तीसरा बोला था मैंने कंट्रोल फॉरेन ऑपरेशंस, एक पेरेंट एंटिटी हाई टैक्स पेइंग कंट्री में, उसके अलावा जो सब्सिडरी है सर वो लो टैक्स पेइंग कंट्री में। सर वो ऑपरेट ऐसा कर रही है ताकि कम से कम एडवांटेज, ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज हो पेरेंट कंपनी को। फिर लास्ट में कहता है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए आप हैक निकालो ताकि इंटरेस्ट पेमेंट के चक्कर में कम से कम नॉन टैक्सेशन ना हो। सर काउंटर हार्मफुल प्रैक्टिस, ये बिल्कुल अलग ही जाता है। मैंने मेहनत की इंडिया में, भर भर के मेहनत की, खून पसीने की मेहनत की। एक कंट्री है सर यहाँ पे, कीमन आइलैंड्स, फिर से वही कंपनी आती है कीमन आइलैंड्स। सर अपनी रॉयल्टी को यहाँ रजिस्टर करवा दिया सर, ऐसा रजिस्टर कराया कि जो भी रॉयल्टी मिल रही है ना मेरे को यहाँ पे, जो भी रॉयल्टी मिल रही है ना सर, ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है। सर मेहनत की इस देश ने, लेकिन रॉयल्टी मिल रही है यहाँ पे, एग्जामेशन मिल जा रहा है वहां पे। सर इसको टैकल करने के लिए क्या बोला गया, इसको टैकल करने के लिए क्या बोला गया, सरकार बोलती है आप अपने देश में इन चीजों का बेनिफिट दो, इस देश में अपने इन चीजों का बेनिफिट दो। प्लस सर ऐसा बेनिफिट दो ना कि सर उसके लिए ना खर्चे वहीं पे किए हुए हो। अगर आपको इंडिया में बेनिफिट चाहिए, इंडिया में बेनिफिट दो आप रॉयल्टी वगैरह पे, लेकिन सर ऐसा बेनिफिट दो ना कि वो खर्चे, जब आपने खर्चे वहीं किए हुए हो, जब आपने इन्वेस्टमेंट वहीं किया हो, तभी आपको उसका बेनिफिट मिले। ऐसा काउंटर करो आप हार्मफुल प्रैक्टिस को। एग्जांपल देखो इसका, इनकम फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शुड बी टैक्स इन द जुरिसडिक्शन वेयर सब्सटैंशियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज अंडरटेकन। Benefit of low tax rate shall be provided only if sir major R&D expenses value creation is incurred in that country। सर इसके लिए इंडिया ने क्या किया सर, 115 बीबीएफ, 115 बीबीएफ अगर आपको याद हो सर, रॉयल्टी पे ना 10% का रेट लाए थे, लेकिन सर तभी लाएंगे जब सर 75% ऑफ R&D सर आपने इंडिया में कर रखा है, तभी आपको इस लो टैक्स रेट का बेनिफिट मिलने वाला है। सर प्रिवेंटिंग ट्रीटी अब्यूज। ट्रीटी अब्यूज क्या होता है सर, ट्रीटी का जबरदस्ती फायदा उठाना। ऐसा सर मतलब ही ऐसा उसका निकालना ना कि सर लगे कि पूरी तरह से आपने टैक्स अवॉइडेंस करने की कोशिश की। सर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द ट्रीटी ऑफ अदर कंट्री व्हेन इट इज नॉट मेंट फॉर द पर्सन। सर इसके लिए ओईसीडी ने क्या किया, ओईसीडी ने क्या किया, ट्रीटी अब्यूज मतलब क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल इंडिया और कीमन आइलैंड्स की ट्रीटी में क्या हुआ सर, इंडिया यहाँ पे बैठी है, इंडिया की ट्रीटी में लिखा हुआ है कि सर जो भी कीमन आइलैंड से इंटरेस्ट इनकम होगी ना, कीमन आइलैंड्स जो भी इंटरेस्ट इनकम होगी ना सर, वो पूरी की पूरी इंटरेस्ट इनकम वहीं पे कीमन आइलैंड्स में ही टैक्सेबल होगी। और सर मैंने वहां पे ना इंटरेस्ट टैक्सेबल करवाना चाहिए था, लेकिन सर वहां पे डिडक्शन ले लिया। सर डिडक्शन क्या कर दिया मैंने, वापस इंडिया में इन्वेस्ट करके डिडक्शन ले लिया वहां पे। यानी घूम फिर के मैंने कोई इनकम टैक्सेबल कर होने ही नहीं दी। सर ट्रीटी का ऐसा फायदा उठाया जानबूझ के, जबकि मेरे लिए वो फायदा नहीं बना हुआ था। सर ऐसा फायदा उठाया। सर उसके लिए ओईसीडी ने क्या रिकमेंडेशन दिया, कहा आप 3 रूल्स लेके आओ। सर सबसे कहता है लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट रूल। आप ट्रीटी में लिख दो कि आपको डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर तभी मिलने वाला है जब तक आपका इनकम 7 लाख से ज्यादा की होगी। 7 लाख से ज्यादा की इनकम होगी तभी आपको डिडक्शन का बेनिफिट मिलने वाला है। या फिर आप ऐसा बेनिफिट डाल दो कि जब तक आप 7 लाख तक के खर्चे नहीं करोगे ना, तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। 10 लाख तक के खर्चे नहीं करोगे ना, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। 1 करोड़ के खर्चे नहीं करोगे, नहीं बेनिफिट मिलने वाला। ऐसा आप ट्रीटी में ही लिख दो। दूसरा कहता है पीपीटी रूल। सर जनरल एंटी अब्यूज रूल ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल पर्पस ऑफ द ट्रांजेक्शन। जनरल रूल्स लेके आ जाओ सर, एक लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट रूल लेके आ जाओ सर, एक जनरल रूल लेके आ जाओ जो भी प्रिंसिपल पर्पस ऑफ द ट्रांजेक्शन उसके बेसिस पे जनरल रूल लेके आ जाओ, ताकि सर लोग ट्रीटी अब्यूज ना कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो सर, गार होता है, गार लेके आ जाओ आप अपने देश में। और सर तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, सर कहता है क्लियरली स्टेट कर दो अपने प्रियम्बल में कि अवॉइडेंस के लिए ट्रीटी नहीं है। वाह 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 वाह। अपने खुले हुए बैग के ऊपर आप लिख दो कि चोरी करना मना है, ऐसा करने को बोल रहा है। भारत ने क्या किया सर, इंडिया मॉरिशियस ट्रीटी में 50% वाला टैक्स बेनिफिट ना नॉट एप्लीकेबल इफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर लेसर देन 7 लाख रुपए। यानी सर एक कोई स्पेसिफाइड इनकम, सर इंडिया और मॉरिशियस की ट्रीटी में क्या है सर, सर एक जो इनकम होगी ना, जो भी इनकम होगी सर मॉरिशियस से, वो 50% रेट से टैक्सेबल होगी।
50% से 50% एज़ इन जो रेट है सर उसका 50% से टैक्सेबल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल रेट है 20%, सर भारत सरकार बोलती है तुम्हारे से ना हम 50% ऑफ कर देंगे, सिर्फ 10% टैक्स भरो। लेकिन सर 10% से टैक्स तभी भरने देंगे ना जब तुमने कम से कम 7 लाख रुपए का खर्चा किया होगा उसपे, अदरवाइज़ तुमको 10% वाला बेनिफिट नहीं देने वाले। तो 50% कंसेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। एक्शन प्लान 7 क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल अवॉइडेंस ऑफ पीई। आर्टिफिशियल अवॉइडेंस ऑफ पीई। सर फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में ऑफ़िस था मेरा, मैंने इसको पीई बनने ही नहीं दिया। कायदे से ये मेरा परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ से भी थोड़ा बहुत बिज़नेस कर रहा हूँ मैं। लेकिन सर पीई मैंने एस्टैब्लिश नहीं होने दिया क्योंकि मेजर बिज़नेस मैं यहाँ से नहीं करता सर, एक्सपोर्ट करवा देता। एक सॉरी इम्पोर्ट करवा देता दूसरी अपनी एंटिटी से। इस ऐसा बोला कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एडमिन ऑफिस है। ऐसा बोल दिया मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एडमिन ऑफिस है। सर मैंने आर्टिफिशियली अवॉइड कर दिया सर अपने पीई स्टेटस को। सर उस केस में क्या कहता है ये? Define PE by all activities carried on by the enterprise along with the activities closely related shall be examined। सर इसकी एक्टिविटीज को पहचानो आप और सर इसको भी फिर पीई आप डिक्लेयर कर दो। ऐसा आप एक्शन प्लान 7 में कह के चलते हैं। एक्शन नंबर 8 से 10 बड़ा फर्जी सी बातें करते हैं सर। ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस होते हैं। सर क्लॉज एक्शन प्लान 8 क्या कहते हैं? कभी भी आप इंटेंजिबल्स की बात करो ना, इंटेंजिबल्स की, तो उसकी प्राइसिंग का थोड़ा ध्यान दे देना क्योंकि इंटेंजिबल्स में सर रिस्क ज्यादा होता है, वैल्यू आप डिटरमाइन कर नहीं सकते, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन किया जा सकता है ताकि टैक्स अवॉइडेंस ज्यादा हो सके। कॉन्ट्रैक्चुअल एलोकेशन ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। सर ब्रांच के एक्सपेंसेस जो होते हैं सर हेड ऑफिस जब एलोकेट करता है ना या प्रॉफिट जब एलोकेट करता है, प्रॉफिट एलोकेशन कम ज्यादा कर सकता है ताकि ताकि अवॉइडेंस हो सके टैक्स का। या फिर लास्ट में कहता है सर फोकस हाई रिस्क एरियाज में रखो जहां पे सर ट्रांसफर प्राइसिंग यूज की गई है, या फिर सर ब्रांच एक्सपेंसेस बहुत आड़े तरीके से कर रखे हो, या फिर प्रॉफिट एलोकेशन किया हुआ हो इन केस ऑफ कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शंस नॉट कमर्शियल रेशनल। सर ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि सर कमर्शियली रेशनल नहीं है, ऐसा नहीं होने चाहिए थे वो ट्रांजैक्शन। उस केस में अगर सर कंट्रोल किया गया तो उस केस में आपको हाई फोकस एरिया लेके चलना है। कम रेलिवेंट है, लेस अंडरस्टैंडेबल है, लगता है डाउट हो रहा है इन चीजों में, लेकिन ये ऐसे ही इतना ही दिया गया है। आप इसको छोड़ भी सकते हो। 8 टू 10 एक्शन प्लान आपके काम के ज्यादा नहीं है। सेक्शन 11 काम का है, ये एक्शन प्लान 11 काम का है। आप डबल स्टार मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट है। सर आपको कैसे पता चलेगा कि बेप्स हो रहा है कि नहीं हो रहा? बेप्स क्या होता है सर? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। हाई टैक्स जुरिसडिक्शन से इनकम होके डाइवर्ट हो जाती है लो टैक्स जुरिसडिक्शन में। सर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा? उसके 6 इंडिकेटर्स रहते हैं। आपसे कई बार ना क्वेश्चन में पूछा गया है। टैक्स रेट ऑफ एमएनई एफिलिएट्स इज इन लोअर कंट्रीज इज हायर देन ग्रुप एवरेज। यानी सर क्या होता है सर, एक कंट्री एक एंटिटी है, एक एंटिटी है यूएसए में इनकॉर्पोरेटेड है, इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस में टैक्स बहुत कम सा लगता है सर, कम सा टैक्स लगता है सर, मेजॉरिटी ऑफ चीजों में कम टैक्स लगता है सर। लेकिन ओवरऑल ग्रुप पे जो लग रहा है ना, इस पे यूएसए में टैक्स लग रहा है नहीं, बहुत ज्यादा है। यानी सर कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है ना कि सर यहाँ यूएसए की इनकम लोगों ने डाइवर्ट कर रखी है, यानी एक अंदेशा दे रहा है कि सर बेप्स हो रहा है। सर कहता है प्रॉफिट रेट ऑफ एमएनई एफिलिएट्स इन लोअर टैक्स कंट्रीज इज हायर देन, सॉरी, इसका मतलब ऐसा निकल के चलता है सर, प्रॉफिट रेट है सर। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी यूएसए कंपनी है सर, यूएसए का जो प्रॉफिट रेट है ना सर, प्रॉफिट रेट इस एंटिटी का सर मान लो 20% एनपी है, लेकिन सर बाकी एंटिटीज में सर 40% एनपी है सर, और एक्चुअल प्रॉफिट भी यहाँ पे ज्यादा है। यानी समझ में आ रहा है ना कि आपने अपना प्रॉफिट यहाँ से बांट के सर यहाँ कर दिया, ऐसा कह के चल रहा है ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है effective tax rate paid by MNE is lower than tax paid by the domestic country। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में कोई एंटिटी बैठी हुई है, यूएसए का टैक्स रेट 20% है सर, लेकिन बाकी देशों में इतनी इनकम है ना कि सर इफेक्टिव टैक्स रेट इस एंटिटी का ना सिर्फ 15% बच रहा है। यानी सर आपने अपनी इनकम दूसरे जगह डाइवर्ट कर रखी है सर, आपके यहाँ बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रही है। फिर उसके अलावा कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज कॉन्सेंट्रेटेडली इंक्रीजिंग। सर जो एफडीआई है ना किसी एंटिटी में, फॉर एग्जाम्पल यूएसए की एक एंटिटी है सर, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, लेकिन सर यूएसए में नहीं कर रहा सर, इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहा है सर? कीमन आइलैंड्स पे कर रहा है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स यहीं पे आ रही हैं क्योंकि सर यहाँ टैक्स रेट कम है, यानी यहाँ पे बेस इरोजन हो रहा है, प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रही है। सर कह रहा है लोकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन एक्टिविटीज एंड टैक्सेबिलिटी इज डिफरेंट। सर सबसे ज्यादा फायदा सेल्स कंजम्पशन यूएसए में हो रहा है सर, लेकिन प्रॉफिट सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है सर? कीमन आइलैंड्स में हो रहा है, उसी एंटिटी में। प्रॉफिट जनरेशन कंजम्पशन यूएसए में हो रहा है सर, वैल्यू क्रिएशन कहीं और हो रही है और प्रॉफिटेबिलिटी कहीं और आ रही है ना सर, यानी इसका मतलब ये कि बेस ओरिजिन प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रहा है। सर कह रहा है एक और पॉइंट में, डेट रिसीट इज कॉन्सेंट्रेटेडली मोर इन हाई टैक्स जुरिसडिक्शन। सर फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में सबसे ज्यादा डेट लिया जा रहा है
क्योंकि सर इंडिया में अगर डेट लेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स में डिडक्शन मिलेगा। इसलिए सर डेट रिसीव्ड इज़ कॉन्संट्रेटेडली मोर इन हाई टैक्स एरियाज़। Okay, the royalty received by entities located in low tax countries is 3% ऑफ द टोटल रॉयल्टी। सर ये थोड़ा अजीब सा पॉइंट लगता है मेरे को, सेंस कम बनाता है। कहता है कि जो भी लो टैक्स वाली कंट्रीज है ना, वहां पे जो वहां से जो रॉयल्टी मिल रही है ना, वो सिर्फ 3% के बराबर होनी चाहिए ऑफ द टोटल रॉयल्टी। रॉयल्टी रिसीव बाय द एंटिटीज इन लो टैक्स, यानी सर यहाँ इनको जो रॉयल्टी मिल रही है, इनको जो रॉयल्टी मिल रही है अप टू सिर्फ 3% है। सर इससे वेब समझ में आ रहा है। सर क्यों वेब समझ में आ रहा है पता? क्योंकि रॉयल्टी के लिए ना हर देश में कम टैक्स रेट्स है। रॉयल्टी के लिए हर देश में कम-कम टैक्स रेट्स हैं। सरकार कहती है अगर आप लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में अप टू 3% ही रॉयल्टी दे रहे हो ना सर, यानी आप बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग कर रहे हो। सेंस कम बनाता है, बट दैट इज हाउ थिंग्स गो इन दिस पॉइंट। सर एक्शन प्लान 12 क्या बात करता है? डिस्क्लोजर ऑफ एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग अरेंजमेंट्स। एक बात तो समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ज्यादा ही बोरिंग जा रहा है। 3 चैप्टर्स ऑफ रिगोरस बोरिंगनेस बोर्डम। कितना ज्यादा बोर हो रहे होगे मैं सोच नहीं पा रहा, पता। कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना तो है ना। एक्शन प्लान 12 क्या कहता है? डिस्क्लोजर ऑफ एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग अरेंजमेंट्स। सर कभी भी अगर आप टैक्स प्लानिंग अरेंजमेंट कर रहे हो ना कोई भी, तो आप डिस्क्लोज करोगे आप। ऐसा आप एक्शन प्लान 12 में कह रहे हैं। कहता है इंक्लूड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इन द टैक्स लॉ ऑफ द टैक्स लॉज टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। सर अपने टैक्स लॉज को ऐसे अमेंड करो ना ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में फोकस करें। या फिर सर ऑब्जेक्टिवली प्रोवाइड टैक्स डिपार्टमेंट विद अर्ली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग। तो जैसे हमने क्या बोला सर इस केस में, सर कभी भी अगर सर इम्परमिसेबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट आपकी एंटर हुआ है, सर इम्परमिसेबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं सर, कौन सा? अगर कोई इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है सर, इनडायरेक्ट ट्रांसफर, तो आपको जिस साल में ट्रांसफर हो उस साल के एंड से 3 मंथ्स के अंदर इंटीमेट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। सर उस चीज की टाइप की रिपोर्टिंग आप डालोगे यहाँ पे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको डिस्क्लोजर देते चले। एक्शन प्लान 13 कहता है री एग्जामिन ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंट्स। ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंट्स को आप री एग्जामिन करोगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? लोकल फाइल, मास्टर फाइल, सीबीसी रिपोर्टिंग, कवर्ड इन ट्रांसफर प्राइसिंग। ये सब हम कवर कर चुके हैं वहां पे। इंडिया ने क्या किया? 92D डॉक्यूमेंटेशन के लिए फोकस किया और 286 के बारे में फोकस किया। एक्शन प्लान 14 क्या? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को मोर इफेक्टिव बनाओ। सर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को मोर इफेक्टिव बनाओ, मैप को टाइमली करते रहो। जो भी म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर है ना, उसमें आप टाइमली रिजोल्व करो और मैप को एक्सेसिबल बनाओ सारे के सारे टैक्स पेयर्स के लिए। लास्ट में कहता है एक्शन प्लान 15 एमएलआई के बारे में। बताओ क्या सब रेडी हो एमएलआई के बारे में पढ़ने में? क्योंकि एमएलआई थोड़ा मुश्किल है। अब तक जो था हमारा आसान पॉइंट था, एमएलआई थोड़ा सा मुश्किल है। एमएलआई थोड़ा सा मुश्किल है, एमएलआई को आपको ध्यान से सुनना है। सर अगर इंडिया को चाहिए, इंडिया ने इनकम टैक्स लॉ में चेंज किया। कैसा लॉ चेंज किया? सर रॉयल्टी पहले लास्ट ईयर तक 10% टैक्सेबल होती थी, अब 20% पे चली गई है। सर अब अपने को सब डीटी डबल एम बदलना है कि रॉयल्टी का जो रेट है ना 10 से 20 हो गया, 10 से 20 हो गया, 10 से 20 हो गया, सब में बदलना है। यार भारत का 150 प्लस देशों के साथ डीटी डबल है यार, सब में चेंज करते फिरेंगे क्या? सबको इंटीमेट करते फिरेंगे क्या? छोटा सा भी मीनिंग में चेंज करना है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट डेफिनेशन में चेंज करना है, इक्वलाइजेशन लेवी में लाना है। सर छोटा सा चेंज है क्या? 150 टीटी डबल चेंज करते फिरेंगे क्या? सरकार कहती है नहीं रुको, आप एक मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट लाओ। सर ऐसा टूल जिससे ट्रीटी अमेंड करना आसान हो। पूरी ट्रीटी अमेंड ना करके सिर्फ एमएलआई में लिख दोगे और डन हो जाएगा आपका काम। आपने एमएलआई अनेक्जर टाइप लगा दिया उस ट्रीटी में, सर डन मान लेंगे उसको। सर एमएलआई क्या कहता है? एमएलआई इज अ फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट व्हिच विल मॉडिफाई द टैक्स ट्रीटीज अकॉर्डिंग टू द जुरिसडिक्शन पॉलिसीज प्रेफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ द टैक्स ट्रीटीज रिलेटेड बेप्स मेजर्स। सर एमएलआई के कुछ फायदे हैं सर। फ्लेक्सिबिलिटी। सर फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहता है? सर लोगों के पास ऑप्शन है। सर लोगों के पास ऑप्शनल प्रोविजन यूज करने का ऑप्शन मिल जाता है और लास्ट पे कहता है चाहे तो एमएलआई को अप्लाई नहीं करे। सर एक अनेक्जर है ना, आपने ट्रीटी तो नहीं चेंज की, यानी सर लोगों के पास ऑप्शन है कि सर या तो ये जो ट्रीटी में दिया हुआ या तो वो अप्लाई कर लो, या तो एमएलआई के अकॉर्डिंग अप्लाई कर लो। या फिर सर कहता है कि सर आप एमएलआई में जो चीजें लिखते हो ना, एमएलआई में जो जो चीजें लिखते हो ना, उसमें आपको ना ऑप्शनल प्रोविजन डालना पड़ता है कई बार कि इसको अप्लाई करना है कि नहीं करना आपके ऊपर है सर, वो चीज भी आप डाल देते हो। लास्ट में कहता है ना कि सर लोगों के पास ऑप्शन रहता है तो एमएलआई को नहीं माने। सर ये आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है एमएलआई को लाने की। एमएलआई का स्ट्रक्चर क्या है? एमएलआई का स्ट्रक्चर कहते हैं सर, इस स्ट्रक्चर आप इग्नोर कर सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। एमएलआई के बस की ऑर्गन है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दे देना, इतना सा बस है पॉइंट, इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान इस पे नहीं देना। सर कहता है एमएलआई के की ऑर्गन्स में, एमएलआई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से रहते हैं? एक होता है कवर्ड टैक्स अरेंजमेंट्स।
सर कहते हैं कवर्ड टैक्स अरेंजमेंट्स आर जस्ट टैक्स प्लान्स दैट इन्वॉल्व मूविंग मनी बिटवीन द कंट्रीज एंड दे आर वॉच्ड क्लोजली टू प्रिवेंट टैक्स डॉजिंग। सर सिर्फ मूवमेंट करना मनी का ताकि आप टैक्स को बचा सको। सर ये कवर्ड टैक्स अरेंजमेंट है सर, ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है सर एमएलआई का। एमएलआई को ये चीज देख के चलनी पड़ेगी, जब भी एमएलआई आप ड्राफ्ट करो उसमें कवर्ड टैक्स अरेंजमेंट का जिक्र आपको जरूर करना चाहिए। सर एमएलआई में ना हमेशा आपको कंपैटिबिलिटी क्लॉज डालना पड़ेगा कि डीटीडब्ल्यूए में कैसे ट्रांसफर होने वाले प्रोविजन जो भी आपने चेंज किया है, जो भी आपने सर डीटीडब्ल्यूए में प्रपोज चेंज किया है सर, वो कैसे डीटीडब्ल्यूए में चेंज होने वाला है सर, वो प्रोविजन आप देख के चलो एमएलआई में। सर रिजर्वेशन क्लॉज रखना कि सर कभी भी अगर लोग चाहे ना तो उसको फॉलो करें या नहीं करें, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा आप रिजर्वेशन क्लॉज जरूर रखना एमएलआई में। लास्ट में कहता है सर एक मिनिमम मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स, सर एक्शन प्लान नंबर 6 और एक्शन प्लान नंबर 14, 6 कौन सा था, ट्रीटी अब्यूज का प्रिवेंशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सर ये मिनिमम स्टैंडर्ड है सर, ये आपको तो मीट करने ही पड़ेंगे एमएलआई में। उसके अलावा सर एमएलआई में कहता है लेकिन जो दो है ना, काउंटर हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस या कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, सर ये लोकल लॉज में इंप्लीमेंट करो, ऐसा आप एमएलआई में हमेशा लेके आते चलोगे। इसी कारण से सर कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग और गार इंडिया में आया था एमएलआई की बदौलत। सर एमएलआई किस दिन से आएगी, एमएलआई किस दिन से आएगी आपके लिए कम रेलेवेंट है। सर कहता है जिस दिन सरकार ने नोटिफाई की ना उसके 3 महीने के बाद जो फर्स्ट आएगी ना, फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, सर उस दिन से एमएलआई एंट्री इनफोर्स मानी जाएगी। एंट्री इनफोर्स यानी इनफोर्स हो जाएगी एमएलआई। सर लेकिन इफेक्टिव डेट कब से होती है, इफेक्टिव डेट कब से होती है एमएलआई की? सर इन्फोर्स तो आ गया सर, एक्ट कई बार ना सर एक्ट इन्फोर्स हो जाता है सर। जैसे अगर आप फाइनेंस एक्ट की बात करो, फाइनेंस एक्ट आपका कब इन्फोर्स हो जाता है सर, 1 फरवरी को बिल आता है, 1 फरवरी को बिल आ जाता है सर, कम से कम मार्च के आसपास में सर इन्फोर्स आ जाता है। लेकिन सर इफेक्टिव कब से होता है, हमेशा इफेक्टिव 1 अप्रैल से होता है सर। वैसे ही एमएलआई के लिए भी एप्लीकेबिलिटी है सर। इफेक्टिव कब से होती है सर, इन्फोर्स कब से होती है, जिस मंथ में आई ना उस मंथ से 3 मंथ्स के बाद जो फर्स्ट आती है ना, फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ, सर उस दिन से इन्फोर्स होती है। लेकिन सर इफेक्टिव कब से होती है, इफेक्टिव कब से होती है, इफेक्टिव 2 केसेस में अलग अलग तरीके से होती है। सर सबसे पहले अगर कोई विथ होल्डिंग टैक्स से रिलेटेड एमएलआई है ना, तो डेट एंट्री ऑफ डेटा के बाद से ना, बाद वाले साल के पहले दिन से। और अगर कोई बाकी टैक्सेस है ना उसके लिए कितना, एंट्री की डेट के बाद के 6 महीने से। मतलब क्या होता है, सुनना क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एमएलआई के थ्रू कोई सजेस्टेड चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने सजेस्टेड चेंज जनवरी में किया सर, 15 तारीख जनवरी महीना चला था, 15 तारीख को सजेशन आया था, मैंने चेंज कर दिया। सर इसको इन्फोर्स कब मानेंगे सर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 15 अप्रैल आ जाने दो। 15 अप्रैल के बाद जो नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख है ना, यानी फर्स्ट में से इन्फोर्स आ जाएगा। सर लेकिन इसका इफेक्टिवनेस कब से आएगा मैं बताऊं, इसका इफेक्टिवनेस कब से आएगा सर, अगर ना इस एमएलआई में मैं कोई विथहोल्डिंग टैक्स की बात कर रहा हूं ना, तो इसके बाद जो नेक्स्ट साल आ रहा है सर, 1 अप्रैल जो आ रहा है ना इसके बाद वाला, सर उस दिन से एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, उस दिन से सर ये इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर सर अदर देन कोई विथहोल्डिंग टैक्स की कोई एमएलआई की बात कर रहा हूं ना, मैं कोई मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ जो कि सर अदर देन विथहोल्डिंग टैक्स है, तब आप सर कब से एप्लीकेबल मानोगे, आप मानोगे 6 मंथ्स डेट ऑफ एंट्री के 6 मंथ्स के बाद। यानी सर 1 मंथ को अगर डेट ऑफ एंट्री हुई है ना, 6 मंथ्स आप ऐड कर दो सर, आप 1 नवंबर से आप इफेक्टिव मानने वाले हो। मैकेनिक्स को हटा दो, इंडिया के बारे में देख लो। इंडिया में सर एमएलआई में कब एंटर हुए थे, 7 जून 2017 को साइन हुआ था। डेट इन फोर्स कब से हो गई थी, 25 जून से हो गई थी। पहले डिस्कस हुआ था, 25 जून को इन्फोर्स हो गई सर। उसके अलावा एक्चुअल में इन्फोर्स कब होगी सर, जिस दिन आप एंटर कर रहे हो सर, उस मंथ के बाद 3 महीने के उस डेट से 3 महीने के बाद जो पहला मंथ आता है वो 1 अक्टूबर निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इन्फोर्स डेट 1 अक्टूबर आ जाती है। सर अगर विथहोल्डिंग टैक्स से रिलेटेड होगी तो सीधे-सीधे 1 साल बाद यानी नेक्स्ट ईयर के पहले 1 अप्रैल से मानोगे आप। नहीं तो अगर कोई अदर देन विथहोल्डिंग टैक्स है तो सीधे-सीधे 6 मंथ्स के अंदर आप एप्लीकेबल करवा दोगे। बताओ सर समझ में आया कि नहीं समझ में आया? दिस वाज़ ऑल अबाउट बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। लास्ट का पोर्शन नहीं समझ में आया, इग्नोर कर देना। इस पोर्शन को मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा, जितनी बार सुनना उतनी बार सुन लेना, ठीक है? उतने में आपका पूरा तैयार हो जाएगा। प्लस इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर्स डाल दूँगा। अगर एग्जाम के टाइम पे आपको पूरा सुनने का मन नहीं है तो आप पूरा-पूरा सिर्फ क्वेश्चन आंसर सुन के चले जाना पेपर में, आपका उससे भी काम हो जाएगा।